बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान और एक स्टोरी, एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या जिसमें हम सभी इमोशनली भी इन्वेस्टेड हैं और हम चाहते हैं कि इसका मंतकी अंजाम हमारे सामने आए कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। जिस बेदर्दी से मीर रज़ा को कत्ल किया गया और उसके बाद से जो कुछ हुआ, बहुत सारे सवाल इस हवाले से हैं। तो ज़रा आपको लेटेस्ट अपडेट्स बता देते हैं। तो गुलिस्तान जौहर से मीर रज़ा की डेड बॉडी मिलती है और उसका डीएनए किया जाता है। अब डीएनए की तस्दीक हो गई है, अब मज़ीद रिपोर्ट्स भी हमारे सामने आना शुरू हो गई हैं। मकतूल का डीएनए वालिदैन से मैच कर गया। वालिदैन तो पहले ही दिन से कह रहे थे कि हमारा बेटा है। बीच में कहीं से ये भी मुगालता हुआ था कि जी पहले पता किया जाए कि ये बॉडी किसकी है, क्योंकि उस बच्चे का चेहरा जो है वो पहचान के काबिल नहीं था, उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल रहे थे। जाए वक़ुआ पर जो गमले रखे, वहाँ पर खून के निशान भी मिले। तो डीएनए का जो सैंपल से नमूने थे वो भी उससे मैच कर गए हैं। मीर रज़ा के खून के नमूनों में बेहोश करने वाली दवा के असरात भी पाए गए हैं। अब मेडिकल बोर्ड ने सिंध पुलिस को रिपोर्ट भेज दी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है, इसकी तहकीकाती कमेटी भी इसको गौर करेगी। और गन पाउडर तज्जिए में साबित हुआ कि गोली कमर में मारी गई। शुरू से ही कहा जा रहा था जी सीने पर गोली लगी है और उसका एग्जिट पॉइंट जो है वो कमर है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि गन पाउडर कहाँ से मिला है। और साथ ही तज्जिए साबित हुआ है कि शर्ट के कुछ हिस्सों से हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक का तेज़ाब भी मिला है। तो उसकी बॉडी को नाकाबिले शनाख्त करने के लिए एक अपेरेंटली ये लगता है कि उस पर तेज़ाब भी फेंका गया। अच्छा, ये सब हकायक, ये सब इंकशाफात कब हो रहे हैं? दूसरी रिपोर्ट में। दूसरी रिपोर्ट कब बनी? कि जब दूसरी दफ़ा कबर कुशाई की गई, मतलब एक दफ़ा दफनाया गया मीर रज़ा को, उसके बाद फिर उसकी कबर कुशाई हुई, फिर दोबारा से सारा प्रोसेस हुआ और उसके बाद अब ये रिपोर्ट में सारे इंकशाफात किए गए। जो दूसरी रिपोर्ट है वो पहली रिपोर्ट के बरअक्स है। और आप सोचें कि वो दुख, वो तकलीफ़ जिससे मीर रज़ा की फ़ैमिली गुजरी होगी, वालिदैन गुजरे होंगे, दोस्त गुजरे होंगे, अज़ीज़ व अक़ारिब गुजरे होंगे, हम उसको बयान नहीं कर सकते। ये हाई प्रोफाइल केस है इस वक्त कराची का, और इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस की रिवायती सुस्ती, क्राइम सीन से मिलने वाले खौल का फॉरेंसिक ताहाल ना हो सका। हमने आपको रिपोर्ट किया था आज से गालिबन 5-6 दिन कबल कि उस जाए वक़ुआ से एक खौल बरामद हुआ जो कि एक 30 बोर पिस्तौल का है। उस खौल की अभी तक फॉरेंसिक नहीं हो पाया। खौल 5 रोज़ पहले मिला था। गोली किस पिस्तौल से फायर हुई पता नहीं चल सका। मीर रज़ा कत्ल केस की नई तहकीकाती टीम ने गुलिस्तान जौहर में लाश मिलने के मकाम का दौरा किया। एसएसपी अली रज़ा ने लाश की निशानदही करने वाले नर्सरी मुलाजिम से सवाल पूछे, फिर जाए वक़ुआ और अतराफ़ का जायज़ा लिया, तस्वीरें भी ली, मशकूक गेस्ट हाउस की गली में भी जायज़ा लिया, करीबी सीसीटीवी कैमरों का मुशाहिदा किया। टीम के साथ मीर रज़ा के वालिदैन भी मौजूद थे और मीर रज़ा के वालिद ने नई टीम की तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। अच्छा, अब ज़ाहिर है जो डिटेल आ रही है, कल जिब्रान की तरफ से जो वकील हैं मीर रज़ा के, उनकी फ़ैमिली के, उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स शेयर की। उन्होंने कहा मीर रज़ा को तेज़ाब से नहलाया गया, इसलिए लाश ख़राब हुई। अगवाकारों ने मीर रज़ा को 12 घंटे अपने पास रखा और 12 घंटे उस पर शदीद तशद्दुद किया गया। वकील जिब्रान नासिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मीर रज़ा शहीद है, कोई वज़ीर उसकी रिपोर्ट पर बात ना करे वरना उससे इस्तीफ़ा मांगा जाएगा। मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन ने कहा मीर रज़ा के दोस्तों को धमकियां दी गई हैं कि रज़ा के घर वालों से बात नहीं करना है, घर के पास या एहतजाज में नज़र भी नहीं आना है। हमें डीवीआर से मनपसंद वीडियोस निकाल कर दिखाई गई। 10 रोज़ से मांग रहे हैं। डीवीआर एसएसपी समीउल्लाह की गाड़ी में है। उन्होंने ये भी कहा कि एसएसपी समीउल्लाह जो वॉच थी, एप्पल वॉच थी रज़ा की, वो अपनी जेब में लेकर 8 रोज़ से घूम रहे थे। तो ये बड़े अहम शवाहिद हैं। इस पर बहुत सारे सवालात हैं जो पुलिस की कारकर्दगी से मुताल्लिक हैं कि पुलिस को तो ये तमाम तर क्राइम सीन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, किस वक्त क्या एक्शन लेना है, बॉडी किस हालत में मिली है तो उसका पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है या उसके लिए पूरा एक मेडिकल बोर्ड बनना ज़रूरी है। आजकल जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो या फिर आपके पास कोई ऐसे वॉच हो, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उसमें से शवाहिद हासिल करना कितने ज़रूरी है। लेकिन इस केस में शुरू से ही बहुत से लूप होल्स थे, चाहे वो एमएलओ की रिपोर्ट हो, चाहे वो फॉरेंसिक के हवाले से हो, चाहे वो क्राइम सीन के हवाले से हो, बहुत से लूप होल्स थे। और वो लूप होल्स क्यों थे, उनको किस तरह से कवर किया जा सकता था, सिंध पुलिस किस तरह से अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, इस बारे में बात करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक सरबराह सीटीडी इंटेलिजेंस विंग राजा उमर खताब साहब। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे प्लीज़
उमर खताब साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, ज़ाहिर है आपका इतना तवील एक्सपीरियंस है कराची में और ज़ाहिर है इस सारे क्राइम्स और इसका पुलिसिंग में सब चीज़ों का, हम ये देखते हैं कराची में एक ट्रेंड बना हुआ है, अनस्पोकन कुछ रूल्स हैं कि यहाँ जो भी बॉडी मिलती है वो उठाना, उस बॉडी को मुंतकिल करना मॉर्चरी तक, वो ज़िम्मेदारी किसकी है? रज़ाकारों की, फलाही इदारों की रज़ाकार है, उनकी एम्बुलेंस है, वो पहुँच जाती हैं और फिर उसके बाद वो एक नाकाबिल शनाख्त नामालूम लाश के तौर पे सामने आती है। मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसा कोऑर्डिनेटेड सिस्टम क्यों नहीं है, कोई ऐसी SOPs क्यों नहीं है जो ये बताएं कि जी एक बॉडी मिली है, अब पुलिस ने आगे आके कार्रवाई करनी। वैसे SOPs हैं क्या इस हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका। इसमें जो आपने पॉइंट आउट किया बड़ा इशू है, ख़ास तौर पे क्राइम सीन के हवाले से मैं बात करूँगा। इस केस से हट के मैं बात करना चाहूँगा फ़िलहाल कि क्राइम सीन का ये सिचुएशन है, कभी ब्लास्ट भी हो जाए तो हमसे ज़्यादा यानी ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या तफ्तीशी इदारे हैं उनसे ज़्यादा लोग जो हैं वो उसके अंदर घूम रहे होते हैं और ऐसी चीज़ों को उठा रहे होते हैं जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं होता और एविडेंस का बड़ा गर्क होता है। और ये आज से नहीं हो रहा, ये जब से मैं सर्विस में आऊँ मैं देख रहा हूँ। लेकिन एक इम्प्रूवमेंट हुई कि अब जब कोई बड़ा वाक़या होता है उसके एक कॉर्डन ऑफ उसको कर लिया जाता है, मतलब एक पट्टी लगा देते हैं, तो कम से कम मीडिया जो है, मैं ये नहीं कि मीडिया बैठूँ इसलिए बात करूँ, वो उससे बाहर होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा लोग ये वेलफेयर वाले या दूसरी जो NGOs वगैरह हैं उनके लोग जो हैं वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। मैंने ऐसे भी देखा है कि इनकाउंटर हुआ, इतला मिली दो मुख्तलिफ एम्बुलेंस सर्विसेज को, तो उन्होंने आपस में झगड़ा शुरू कर दिया। उनका ये सीन होता है कि सबसे पहले जो चादर डाल देगा ऊपर, ये डेड बॉडी उसकी है, तो कैमरे भी उसी को फोकस करते हैं। SOP ये है कि जब भी कोई वाक़या इस तरह का हो जाए, चलिए जिस तरह इस बच्चे की शहादत हुई है, तो पुलिस का काम था कि उसको कॉर्डन ऑफ करना, उसके बाद उसकी जितनी भी फुटेज उस वक्त जिस सूरत हाल में वो था उसको लेना और कॉर्डन ऑफ इस तरह करना है उसके आसपास की यानी जो भी चीज़ें थी उन सबको कब्जे में लेना चाहिए था। लेकिन जिस तरह की रूटीन बनी है कि ये एक लाश मिली है, इतला मिली है, एम्बुलेंस पहुंच गई है, पुलिस वाला पहुंच गया, उसने डेड बॉडी को जो भी छोटी मोटी कार्रवाई करके MLO के पास पहुँचा दिया, तो जो पुलिस का हाल है वही MLO साहब का भी हाल है वहाँ पर। यूजुअली रज़ाकार पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं डेड बॉडी उठाने से पहले? नहीं, वैसे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सिचुएशन होती हैं। जिस तरह कोई हीरोइनची या कोई सा नशा वाला मर जाए तो उसके लिए तो शायद वो इतना नहीं करते, लेकिन इस तरह की चीज़ों में पुलिस की मौजूदगी होती है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ना कि जब वहाँ से डेड बॉडी उठ जाती है और फिर MLO के पास चली जाती है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको उसको नोट करना चाहिए, यानी कि एविडेंस तो ये कहती है कि उस क्राइम सीन के अंदर जो भी चीज़ है उसको आपको अलग अलग सील करना है। इवन अगर सिगरेट भी है या सिगरेट का पैकेट भी पड़ा हुआ है, ब्लड और बाकी चीज़ें तो बहुत अहम चीज़ें हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कोई चीज़ जो समझते हैं आपको कब्जे में लेनी चाहिए वो पुलिस को लेनी चाहिए, ताकि बाद में फॉरेंसिक में या केमिकल एग्जामिनेशन में उसका फ़ायदा हो सके। अच्छा सर, मेरे जहन में 2 सवाल आते हैं। पहला तो ये कि जब बॉडी को रिट्रीव किया जाता है, रज़ाकार ले जाते हैं, जाके उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। दूसरा सवाल मेरा इसी से रिलेटेड है और वो ये है कि वंस जो आपका क्राइम सीन है वहाँ से आप प्राइमरी सब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लें, निकाल लें, आप वहाँ से उसको मॉर्चरी ले जाएँ, रज़ाकार उठा के ले जाएँ, फिर आप लोगों के लिए कितना मसला होता है, वो क्राइम सीन कितना इफेक्ट होता है? देखिए, क्राइम सीन को तो मैंने कहा ना कि सबसे पहली जिम्मेदारी जो अफसर की है जो वहाँ पहुँचा। अच्छा। इस केस में भी यही गड़बड़ हुई है कि जो भी वहाँ पर पहुँचा है उसने इस केस को उस तरीके से नहीं देखा पुलिस वाले ने कि ये है क्या। उसके बाद वो डेड बॉडी चंद पिक्चर्स ली गई हैं, बाकी उसकी वीडियो हो सकता हो किसी के पास प्रॉपर, जो एक पुलिस अफसर को बनानी चाहिए। जब हॉस्पिटल ले गया तो वहाँ पर भी MLO साहब मौजूद थे। MLO साहब ने भी उसको ऑर्डनरी सा लेके, देखें कितना बड़ा फॉल्ट था, यानी एक इशू के एंट्री और एग्जिट का जो जख्म है उसी पे पूरा केस घूम गया। बिल्कुल। 2 राय पाई जा रही थी कि ये कह खुदकशी है, दूसरे कह रहे हैं ये मर्डर मतलब है। पहली रिपोर्ट कुछ और कह रही है, दूसरे कुछ और। खताब साहब ये बताइएगा, ये पोस्टमार्टम करवाना किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस की। देखें, ऐसा होता है कि जब डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंच जाती है तो वहाँ फिर पुलिस अफसर भी एक जाता है और MLO के साथ ही खड़ा होता है। इन दोनों की जिम्मेदारी होती है, खास तौर पर उस वक्त तो ज़रा अपने तय तो उन्होंने करा दिया था नहीं, पोस्टमार्टम। ऐसा कुछ भी नहीं है। MLO साहब जो हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं, पुलिस वाला एक कागजी कार्रवाई करता है, उसके बाद डॉक्टर की जो रिपोर्ट होती है फिर उस पर पुलिस डिपेंड करती है कि ये एग्जिट और इसकी जो भी इसका वो ज़ख्म की तफसीलात बताएगा वो पूरी रिपोर्ट में लिखी होती हैं, उसी के बुनियाद पे वो फिर अपना बयान जारी करता है, अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाता है। अगर आप इस केस को देख रहे होते हैं इनिशियली, तो आपके ख्याल में कहाँ कहाँ किस किस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया, कोताहियाँ शुरू कहाँ से हुई हैं? मैं समझ सबसे पहले कोताही तो शुरू हुई है क्राइम सीन से। कि क्राइम सीन के ऊपर जो एक एविडेंस कलेक्ट करने का हमारा तरीकाकार है या जो है वो उसको ऑर्डनरी लिया गया। जो भी चीज़ आप लेते हैं क्राइम सीन से उसको आपको रिकॉर्ड पे लाना चाहिए, उसको आपको रिटर्न में लेके आना चाहिए। फिर इस तरह डेड बॉडी जब शिफ्ट करते हैं आप तो हॉस्पिटल में जाके आप बाकायदा एक परफॉर्मा हमारा जिसको वो फिल करते हैं जो डॉक्टर की मौजूदगी में होता है। फिर डॉक्टर की जो रिपोर्ट होती है वो फिर हम उस सारी इन्वेस्टिगेशन उस बेस पे चलती है आगे
कि ये जो है इसको ज़ख़म थे बॉडी पे, कोई फ्रैक्चर था, कोई इसके गन शॉट की वजह से डेथ हुई है, कॉज ऑफ डेथ क्या है, यही इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके चलती है। लेकिन इसमें मैं समझ जहाँ पुलिस की इतनी कोताही है उतनी ही एमएलए की भी कोताही है। बिल्कुल है। लेकिन फर्दर आगे जब जाते हैं तो इसमें जो एविडेंसेस हैं, मिसाल के तौर पर इसमें कुछ डिजिटल एविडेंस का इशू आ रहा है। डिजिटल एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज हो, मोबाइल फ़ोन हो या कोई भी हो, वो एक एक्सपर्ट जो है ना सिर्फ उसका एनालाइज कर सकता है। हम उसमें क्या क्या करते थे कि अगर डीवीआर मिल गया तो उसकी हम एक कॉपी करते थे और ओरिजिनल डीवीआर जो है वो भेजा जाता है एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा। क्योंकि उसी से पता चलता है, जब तक कि आपके पास ओरिजिनल डिवाइस ना हो जिसमें रिकॉर्डिंग हुई है, अच्छा, तो आपको ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं मिलती। ठीक है। उसमें ये दिखाया जाता है इसमें कहीं क्या कहते हैं उसको, कट पेस्ट तो नहीं किया हुआ, अच्छा, तो वो बाकायदा उसका होता है, इसमें टाइम लगता है। अब जिस तरह इस केस को एक हाई पावर टीम ने उठाया है, इतनी बड़ी टीम बनी है इंशाल्लाह, तो मुझे उम्मीद है कि वो इन तमाम चीज़ों को देखेगी। इस तस्वीर में मैंने एक अहम बात देखी है जो शायद उस वक्त एमएलओ साहब ने भी इग्नोर की हो या उससे मैं सही असेस नहीं करा। उनका जो उल्टा हाथ है ना, अगर आप देखें तो उनका वो मुट्ठी बहुत ज़ोर से बंद है और उसके अंदर या ऊपर देखें तो घास जो ग्रास था ना वहाँ पर लगा हुआ, वो लगा। उसको देखना ज़रूरी है कि ये ग्रास उसी जगह की है अच्छा, या क्या है। उसके अंदर मुझे लग रहा है कि उसके अंदर भी है, बाहर तो लगे हुए हैं, लेकिन उसकी मुट्ठी के अंदर भी And जिस this तरह shows बंदा कि वो रेजिस्टेंस कर रहे थे। जिस तरह बंदा खुदा न खासा गिरता है, तकलीफ में होता है, तो वो कुछ चीज़ पकड़ने की कोशिश करता है, माइट भी। तो ये चीज़ें सारी एग्जामिन करनी है। सर क्राइम सीन से हॉलिस्टर मिलता है और उसके 4, 5, 6 दिन बाद खौल भी मिल जाता है गोली का। ठीक है, ये कितने मेजर एविडेंसेस हैं? देखें एविडेंसेस दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे जो एमटीज मिला है। लेकिन ये जो बात करें 4 से 5 दिन बाद जिस तरह शू से क्राइम सीन के साथ मिस हैंडलिंग की गई है ना, तो ये मुमकिन है, ये मैं कहता हूँ काफ़ी हद तक मुमकिन है कि ये प्लॉट कर दिया गया। नहीं ये खोल ओरिजिनल हो, अच्छा, क्योंकि पहले किसी ने इतनी इम्यूनिटी देखा ही नहीं जाके। क्राइम सीन यूनिट तो पहली दफ़ा गया ही नहीं। क्राइम सीन यूनिट से भी ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग वहाँ मौजूद हैं, जो पुलिस वाले हैं। तो अगर तो ये 5 दिन बाद भी मिला, ज़ाहिर है वो वीक तो हो गया, ठीक है, लेकिन ये मुमकिन तौर पे हो सकता है। और दूसरा उसका जो पिस्टल का कवर मिलना, या जिसके अंदर पिस्टल था वो, लेकिन वेपन का ना मिलना। लेकिन 2 चीज़ें तो उस पिस्टल से रिलेटेड आपको मिल गई, एक चीज़ नहीं मिल रही, तो उसको मज़ीद डिग करने की ज़रूरत है कि क्या कुछ और डिस्टेंस पे जाते हुए अगर किसी ने जिसने भी इसको मारा है उसने दूर फेंक दिया है, वो वहाँ भी फेंक के जा सकता था, उसने दूर फेंका या कुछ है। हमें इसको थोड़ा रेडियस का हमें इन्वेस्टिगेशन पे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपके उस हॉल का फोरेंसिक नहीं हो सका अभी तक, नहीं, इतना ही टाइम लगता है। मैं उस पर भी आता हूँ। आपके रिपोर्टर हैं नज़ीर शाह ने बहुत अच्छी कल एक बात की थी। हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि जब आप एक वेपन मार्केट से ख़रीदते हैं तो उसके 2 एमटीज ना फोरेंसिक में जमा कराते हैं। तो अब ज़ाहिर है वो हमारा जो इक्विपमेंट है वो ठीक नहीं है, ना हो कोई मसला नहीं, लेकिन जिस शॉप से ख़रीदा गया ना, उस शॉप वाले को पास लाइसेंस है, सब कुछ है, वो फोरेंसिक में अगर जमा है तो ये एमटीज वहाँ विदाउट वेपन के, सिर्फ वहाँ जो 2 एमटीज जमा है उनके साथ मैच करके देखा जा सकता है कि वही वेपन यूज़ हुआ है या कोई और वेपन यूज़ हुआ है। ये विदाउट पिस्टल की रिकवरी के भी हो सकता है अगर वहाँ पर ये रिकॉर्ड मौजूद है। अब बात रहेगी वेपन की, तो एग्जामिन जो आप फरमा रही है ना, फोरेंसिक में होता ही है कि ये क्रॉस मैच होता है। अच्छा, आज वाक़या हुआ, आपको एमटीज मिल गए, 2 दिन बाद आपको पिस्टल मिल गया। अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ भेज देते हैं ना, मतलब आपने रखा हुआ है, चलो जब पिस्टल मिलेगा तो भेज दूंगा, तो उसमें एविडेंस बिल्कुल 50% ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तो लिहाजा जिस वक्त एमटीज मिला आप उसी वक्त फोरेंसिक भेजना है, जिस वक्त वेपन मिला आप उसी वक्त वेपन फोरेंसिक भेजना है, ताकि वो दोनों के जो पीरियड है टाइम बहुत मैटर टाइम मैटर करता है। तो वो जो हम क्राइम सीन पर देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों की आना जाना जारी है, कॉर्डन ऑफ तो उसे बहुत बाद में किया गया है, इससे कितने शवाहिद खत्म हो सकते हैं, कितने देखिए ज़्यादा? मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपको कि ये जो रवाज है ना हमारे यहाँ के, हर बंदे ने उस क्राइम सीन पे पहुँचा है, जिसका वास्ता है या नहीं है उसी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उसकी वजह से तो क्राइम सीन बिल्कुल यानी सत्यानाश हो जाता है। लेकिन मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह अब जो टीम बनी है, मुझे तो बड़ा यकीन है इंशाल्लाह कि वो इन तमाम चीज़ों को बड़ी माइन्यूटली देखेंगे और उम्मीद है कि ये किसी न किसी सिरे पहुंच जाएगी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम हर चीज़ का 24 घंटे में रिजल्ट मांग रहे हैं, ये मुमकिन नहीं होगा। अगर फोरेंसिक के लिए भेजना है तो फोरेंसिक का भी एक टाइम है, डिजिटल फोरेंसिक का उससे ज़्यादा टाइम लगता है। ये सारी चीज़ें जब हों तो मैं समझता हूँ उस वक्त हमारे को पुलिस को आके ब्रीफ करना चाहिए। और इसमें एक इशू ये हुआ है कि जो कंट्रोवर्सी ज़्यादा क्रिएट हुई है ना, उसकी वजह यह थी कि 1 साइडेड सब चलता रहा, पुलिस का वर्जन आना चाहिए था। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ ना कुछ हमें मीडिया को या पब्लिक को बताना चाहिए कि भाई इन्वेस्टिगेशन की ये स्टेज है, बेशक सारी चीज़ें ना बताएं, तो उससे होता है कि कम से कम आपका वर्जन आने से ना लोग भी थोड़ा सेटिस्फाई होते हैं। जब हम खामोश रहेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आती है। अच्छा, वैसे इंटरनेशनली एक क्राइम सीन की क्या एसओपी है, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? लेकिन पूरे जो दुनिया का प्रोटोकॉल है वही हमारा प्रोटोकॉल अच्छा। है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर जो क्राइम सीन होता है उसके साथ ही
पूरा एक सेटअप खड़ा हो जाता है कि जिसमें उनकी एजेंसियाँ होती जी, हैं, इदारे जी। होते हैं, इन्वेस्टिगेशन अफसर का इंस्पेक्टर होता है जो इन्वेस्टिगेशन करता है, FBI वगैरह होती है, फिर साथ में उनका प्रोसिक्यूशन वाले होते हैं जो उनको फौरन वारंट इशू करते हैं, जो भी मतलब वहाँ के माहौल और हमारे में फ़र्क है। लेकिन SOP यही है कि आप कॉर्डन ऑफ करेंगे, तमाम की फ़ोटोग्राफी करेंगे, ठीक है। प्रॉपर तरीके से हमारी जितनी एविडेंसेस हैं उनको बाकायदा लॉग बुक के हिसाब से यानी सीज करेंगे, जो भी आपको चाहिए, कोई रेलिवेंट हो ना रेलिवेंट हो। अच्छा। उसके बाद क्योंकि वो देखिए बाद चीज़ों की रेलिवेंसी उस अब कोई बंदा अगर मर्डर कर रहा है उसने अगर सिगरेट पिया और फेंक दिया तो आपने सिगरेट समझा कि बच्चा तो पीते ही नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि उससे आपको उसका DNA मिले। इस तरह इस शहीद के बारे में कहा जा रहा है कि उनके कपड़ों से पसीने के जी। मिले हैं कुछ सिम्टम्स, तो ये भी एक बहुत बड़ी एविडेंस है DNA की। मैं तो समझता हूँ कि इस शर्ट को मज़ीद भी चेक किया जाए या इसको मज़ीद उसमें भेजा जाए तो पॉसिबल है कि इस पर किसी और चीज़ों के भी निशानात में देखें। अगर उनको पकड़ के मुज़ामत करके उनको शहीद किया गया या उनको जहर दिया गया तो ज़रूर हाथ और ये बॉडी यही पॉइंट मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ। और क्राइम सीन के हवाले से ये भी डिस्कशन हो रही थी, जिसे अपेरेंटली अभी क्राइम सीन कहा जा रहा है, जहाँ से बॉडी मिली है, कि वहाँ पर जितना ब्लड होना चाहिए था फायर लगने के बाद वो नहीं है। फिर हमें ये बताया जा रहा है 12 घंटे उस लड़के पे तशद्दुद हुआ। फिर ये जिब्रान नासिर वकील कह रहे हैं कि उसे तेज़ाब पिलाया गया। और ये सारा आपको एविडेंस वहाँ से मिल सकते हैं या आपको लगता है कि क्राइम कहीं पर एक्चुअली हुआ है और बॉडी फिर यहाँ पर देखिए इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम है। जिस तरह कहा जा रहा है कि CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल वाला नज़र आ रहा है तो ये बच्चा नज़र क्यों हाँ, नहीं ये आ रहा? वालिद साहब कह रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने मर्डर किया है अगर बाद में लेटर कुछ भी तस्वीर सामने आ सकती है तो वो इसी रास्ते से उसको बाइक लेके आए हों, वो उससे पैदल भी ला सकते हैं ना, वो कुछ और तरीका भी कर सकते हैं। जहाँ तक ब्लड की बात है तो उसके लिए ये बेहतर आपको वो ये जवाब दे सकेंगे जो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है टीम, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस पर मैं कोई ऐसी बात लेकिन करूं। यूजुअली ऐसा होता है। लेकिन अगर ज़मीन कच्ची हो तो ज़ाहिर है बॉडी अगर एक तरफ पड़ी है, अमूमन क्या होता है कि जब आपको फायर लगता है ज़रूरी नहीं सारा ब्लड निकल जाए, आपकी बॉडी का जो हिस्सा नीचे की तरफ होगा उधर अगर आप देखें पूरा एक नील पड़ा होता है, वो बेसिकली क्या है, वो अंदर बॉडी के अंदर खून जो जम जाता है उसकी वजह से आपकी बॉडी की शक्ल चेंज हो जाती है नीचे से। अब जिस तरह इनके चेहरे के ऊपर एक छाला बना हुआ है बहुत बड़ा बच्चे की जो शहीद हुआ है, वो एक सवालिया निशान है। फिर उनकी आंखें जो है ना वो जिस नोयत की है ना, वो माइट भी कि मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं है इसका मेडिकल का, लेकिन वो बहुत दर्दनाक किस्म की हैं और उससे लगता है कि कुछ ना कुछ है। जहाँ तक बात है कि उनके कपड़ों से तेज़ाब मिला है, स्टमक से नहीं स्टमक की अभी तक शायद रिपोर्ट नहीं आई जहाँ तक मुझे मालूम है। अच्छा। कि बॉडी से कि वो जो कपड़े थे उन पर कोई तेज़ाब के निशानात थे, तो वो भी एक इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है। लेकिन अगर उनके अंदर से पेट से या मुंह से या कहीं से भी कोई ऐसा केमिकल या ऐसा कोई मवाद निकले तो उस पर फिर मज़ीद बताया जा रहा है कि मैदे से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ट्रेसेस मिले हैं। तो मेरे में तो होंगे, मतलब नेचुरली हमारे हम सबके होते हैं, बट तेज़ाब मिला है मैदे से भी और बाहर भी HCl था। लेकिन इसकी डीपली इन्वेस्टिगेशन जो लोग कर रहे हैं ना वो इसका जवाब दें ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि फिर मैं देख रहा हूँ कि इतनी डिबेट हो चुकी है कि अब कोई बात लेकिन वो जो 12 घंटे तशद्दुद बताया जा रहा है वो तो उस जगह पॉसिबल नहीं था। ये तो तय है वो तशद्दुद कहीं और पे किया गया है, किसी और जगह रख के उसे किया गया तशद्दुद। लेकिन जिब्रान नासिर साहब जो कह रहे हैं कि 12 घंटे से उनके पास थे, तो वो मेरे ख्याल में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 24 आवर की जो रिपोर्ट आई है वो 4 बज के समथिंग पे वो सुबह से जो गायब हुई है, गायब होने से लेकर उस दौरान तक जहाँ तक ये चीज़ पहुँची है, तो शायद उसको वो कैलकुलेट कर रहे हैं। देखें ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उनके सवालात हैं, उनका जवाब मिलना चाहिए और पुलिस इंशाल्लाह ज़रूर इसका जवाब देगी। जहाँ बेसिक गलतियाँ और कोताहियाँ हुई हैं उसको जहाँ तक हो सका कवर करेंगे। अब इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि जी कोई किसी को बचाया जा रहा है या किसी को छुपाया जा रहा है। हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा इशू है कि कोई भी केस हो तो उसके पीछे हम ये कहते हैं कि कोई ना कोई है इसके पीछे, कोई भाई कोई भी क्रिमिनल हो सकता है। पहले तो वो उस बच्चे को दफना दिया गया था ना, बाद में ही सारी डिटेल्स हमारे लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि मीडिया में हाईलाइट हुआ तो ये मर्डर बन गया, अदरवाइज तो खुदकशी सबने समझते हैं। उसकी खुदकशी की भी रीज़न थी, मैं आपको बताऊँ लोग क्यों, मतलब पुलिस का वो जो भी अफसर था उसका जितना माइंड था उसने उतने काम किया और पुलिस को डैमेज कर दिया। उसने देखा जी वो घर से निकला बच्चा पिस्टल लेकर गया है और उसने जाके वहाँ से वो ये हो गया वाकया। उसने बाकी चीज़ों को असेस ही नहीं किया कि यार अगर वो पिस्टल भी लेके गया है वहाँ पर तो हो सकता है उसको किसी से मिलने जाने के लिए ख़तरा हो अपने लिए, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए लेके गया हो, उन्हीं के हाथ लग गया हो पिस्टल, उन्होंने इसको ये कर दिया हो। अब ये सारी चीज़ें अगर और मगर के दरमियान है। तो इन्वेस्टिगेशन जब डिजिटल फोरेंसिक आ जाएगी, टोटल फोरेंसिक हो जाएगी, क्राइम सीन के एविडेंसेस को एनालाइज हो जाएगा, पिस्टल की रिकवरी हो जाएगी और सस्पेक्ट जो उनको इंटरोगेट हो जाएगा, तो फिर किसी ने आपके तजर्बे की रोशनी में ये केस अब आसान हो गया है हल करना या कॉम्प्लिकेटेड हो गया है? देखें केस तो मैं जहाँ तक समझ इतना ज़्यादा शुरू से ही इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा। अगर हम थोड़ा सब्र तहम्मुल और
बुर्दबारी से इस काम को लेके चलते होता क्या है कि नीचे की जो रिपोर्ट होती है ना, अब सीनियर अफसरान जो हैं वो तो नहीं जाते क्राइम सीन पे, उनको नीचे से भेजा गया उन्होंने उसी को वही समझा। जब उनकी भी समझ में बात आ गई, जब उन्होंने नोट किया, तो इसी तरह इस डॉक्टर समैया साहब ने आके अपने स्टाफ के साथ उनकी गलतियाँ बनाई, तो हमारे अफसरान ने भी गलतियाँ दिखाई। तो अब उनको रिकवर करने की हम समझते हैं कि कोशिश की जा रही है और काफ़ी हद तक हो जाएगी। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि ये केस ट्रेस होगा तो डिजिटल एविडेंसेस की बुनियाद पे होगा। यानी आपके ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट जो एविडेंस है इस वक्त डिजिटल एविडेंस है? डिजिटल एविडेंस पे होगा, क्योंकि आई विटनेस अभी तक किसी के सामने नहीं आया। और फिर ये जो तेजाब वाली बात है, ये सारी बातें ना, ये ज़्यादा इस केस को ज़्यादा खौफनाक बना देती हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच राजा उमर खताब साहब, आपने बड़ा अपना इन डेप्थ एनालिसिस से हमें अवेयर किया। अफसोस दर अफसोस, और अब जब हम ये बातें कर रहे हैं तो हम ये सोच के दिल दहल रहा है कि एक दफ़ा कब्र कुशाई के बाद ये रिपोर्ट आई जिसमें इंकशाफात हुए। पहले तो ये केस शट करके बस ये ख़त्म हो चुका था, सुसाइड केस। खुदकुशी, अब जैसे कि जो वालिद हैं वही कह रहे हैं, हमें तो पुलिस आके ये कह रही थी मान लें, आप मान लें कि आपके लड़के ने खुदकुशी की है, लेकिन ये कहते हैं ना बाप डट गया। वो एक प्रोग्राम में ये भी कहते नजर आए कि हमें तो गम मनाने का भी मौका नहीं मिला, हम इन सारे इश्यूज़ में इतना उलझे। सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। और जैसे जैसे रोज़ ये इसके इंकशाफात होते हैं, हम इनके इंकशाफात के बाद हम कितना फील करते हैं कि कितना हर्ट हुए होंगे पेरेंट्स, और कितना जो फैमिली है वो सारे इशू से गुजर रही है। लेट्स होप कि अब इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो के तमाम तरह हक़ाइक़ और मुल्ज़िमान हमारे सामने आए और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल जी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड जनाब, आपको ज़रा आज की पेट्रोल की कीमत से भी आगाह कर दें। पेट्रोल की कीमत में ₹1.70 फ़ी लीटर कमी कर दी गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 फ़ी लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत में ₹1.39 फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत ₹382.25 फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। कल और परसों जो कीमतें थी वो बरकरार रखी गई थी। हमें तो था कि शायद कुछ खुशखबरी आने वाली है। 2 दिन की खुशियाँ थी, वो खुशियाँ कहेंगे उसे बाय द वे, खुशी कह लें या हम चले, स्टेबिलिटी तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, लेकिन एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और फिर दोबारा से ₹1.70। तो ₹1.70 मतलब ₹2 की जो कमी है, बात ₹1.70 पे आई, वरना 30 पैसे था, 35 और पैसे 35 पैसे था, 75 पैसे था। तो अब कम से कम ₹1 से मामला आगे बढ़ा है। लेट्स सी, अब ये बड़ा ही स्लोली ग्रेजुअली जो है कीमतें कम हो रही हैं। अच्छा जी, एक इशू और है जो हम जिसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, और कल हमारी बड़ी इस पर बात भी हुई थी। हुकूमत और जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात एक बार फिर से बेनतीजा रहे, और फिर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने 2 टोक ऐलान कर दिया कि मुतालबात की मंजूरी की हमें रिटर्न यकीन दहानी चाहिए, इसके बगैर हम हड़ताल ख़त्म करने वाले नहीं हैं। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की पहिया जाम हड़ताल के बायस क्या हो रहा है? अब ज़ाहिर है जो आपकी इंडस्ट्री है उसको रॉ मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा, तैयार माल जो है उसकी सप्लाई मुतासर हो रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का पहिया सुस्त हो गया है, जबकि अशिया खुरनोश की सप्लाई मुश्किलात का शिकार है। और बहरान अभी थमा भी नहीं था कि पेट्रोलियम डीलर्स ने भी हुकूमत के सामने 72 घंटे की डेडलाइन रख दी है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन कहते हैं मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो 15 अगस्त सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए, मतलब 3 दिन बाद। तो ये आप देखिए, पेट्रोलियम डीलर्स ने तो इंदिया दे दिया है, और साथ ही साथ जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में हड़ताल में आ गए हैं। मिनी मजदा एसोसिएशन वाले भी और जो एडिबल ऑयल एसोसिएशन वाली जो ट्रांसपोर्टेशन वाले लोग हैं वो भी आ गए हैं। तो साथ साथ अब पेट्रोलियम वालों ने भी इंडिया दे दिया है। जानेंगे कि क्या सिचुएशन है मुल्क भर में इस वक्त। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, कराची से अनवर ख़ान और पेशावर से नबशेर। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं और अनवर ख़ान से जान लेते हैं। अनवर, आप बताइएगा हमें कि इस वक्त क्या सिचुएशन है और क्या मुतालबात हैं, बेसिकली क्या कह रहे हैं, क्या मौक़िफ़ है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का, और इनके साथ जो बाकी जो एसोसिएशंस हैं उनकी भी क्या सेम मुतालबात हैं? जी देखिए, मैं इस वक्त मारीपुर ट्रक स्टैंड के ऊपर मौजूद हूँ कि जहाँ पर आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का जो है वो मरकज़ी दफ्तर है, और इसके अतराफ़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो बड़ी तादाद के अंदर ट्रॉलर यहाँ पर मौजूद हैं। जो आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद है, बुनियादी तौर पर उनके 12 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड थे, जो 12 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर
वफाकी और सिंध के अंदर भी सिंध हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ताहाल कामयाब ना हो सके, जिसके बाद इस वक्त इस एहतजाज का और पहिया जाम का सिलसिला जारी है। और अब जो अशिया खुर्दनोश है, इसके साथ साथ जो खाम माल जो सनतों के अंदर है, उनकी मुंतकली का जो मरहला है वो ताख़ीर का शिकार हो चुका है। और इसके नतीजे के अंदर अब आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान अगर ये पहिया जाम हड़ताल ख़त्म नहीं किया जाता है तो वो तमाम की तमाम अशिया जो कि सनतों के अंदर खाम माल की सूरत के अंदर मौजूद हैं, उनकी मुंतकली ना होने की सूरत के अंदर मुल्क भर के अंदर एक नई सूरत हाल दरपेश होगी कि अशिया खुर्दनोश के साथ साथ जो दीगर खाम माल है उनकी शॉर्टेज भी पैदा हो सकती है। इनका बुनियादी मुतालबा ये है कि जो 12 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड है उसको तहरीरी तौर पर मंजूर किया जाए। ताहम अगर ये मंजूर नहीं किया जाए तो एहतजाज का ये सिलसिला बदस्तूर बरकरार रहेगा। इसके साथ साथ अभी ये सिलसिला बरकरार था कि पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन भी जो है अब इस एहतजाज के अंदर शामिल हो चुकी है। 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए उन्होंने वफाकी हुकूमत को ये इंदिया दिया है कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हैं लीवी के हवाले से और दीगर मुतालबात के हवाले से तो फिर वो सुबह 6 बजे जो है वो 16 अगस्त को पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर देंगे, जो कि गैर मुय्यना मुद्दत के लिए होगा। इसके साथ साथ जो उनका मुतालबा ये है कि जो मुख्तलिफ कार्गो टर्मिनल है वहाँ के ऊपर जो है ट्रक स्टैंड के लिए पार्किंग फराम की जाए, मुल्क भर की जो ट्रक स्टैंड है वहाँ पर बुनियादी सहूलतें फराम की जाए, एक्सिल रोड का जो कानून है उस पर अमल दर्ज किया जाए, दियत के नाम पर जो 97 लाख रुपये वसूल किए जाते हैं उसको फुटफोर बंद किया जाए, टेस्ट किया जाता है लेकिन STV लाइसेंस का इजरा नहीं किया जाता। तो ये तमाम की तमाम सूरत हाल वो है कि जिसके नतीजे के अंदर इस वक्त गुड ट्रांसपोर्टर की जानिब से मुकम्मल तौर पर पहिया जाम का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से होने वाले मुज़ाकरात ताहाल नाकाम है। तो आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर के साथ साथ अब पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन भी इस एहतजाज के अंदर शरीक हो चुकी है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बड़ी तादाद के अंदर खाम माल अशिया मुल्क भर के गोदामों के अंदर मौजूद है। ताहम उनकी तरसील का सिलसिला बदस्तूर इल्तबा का शिकार है। अनवर साथ ही रहिएगा, नवाब शेर की जानिब चलते हैं, पेशावर से वो हमारे साथ है। नवाब शेर, आप बताइए कि गुड्स ट्रांसपोर्टर की जो पहिया जाम हड़ताल है इस वक्त शहर इससे कितना मुतासर है? जी बिल्कुल, पेशावर में भी गुड्स ट्रांसपोर्टरों का पहिया जाम हड़ताल बदस्तूर जारी है और मैं इस वक्त हजीकेम बस अड्डे में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये ट्रकों का सबसे बड़ा अड्डा है और गुड्स ट्रांसपोर्टरों का सब यूनियन का दफ्तर भी यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है वो ट्रकों की लंबी लंबी कतारें जो है वो 3-4 रोज़ से कड़ी है और सप्लाई जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। अशिया खुर्दनोश और दीगर जो सामान वगैरह है उनकी सप्लाई जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, जिससे न सिर्फ जो ड्राइवर हज़रात है, ताजर और आम शहरी जो है वो इससे काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो मज़दूरी करते हैं, जो मज़दूर है सबसे ज़्यादा वो यहाँ पर इस हड़ताल की वजह से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रकों में सामान लाया जाता है और या भराया जाता है तो वो मज़दूरी करते हैं। लेकिन अब जो है सारी सप्लाई बंद है, अड्डे मुकम्मल तौर पर बंद है, तो जिसकी वजह से जो है वो मज़दूर तबका काफ़ी मुतासर हो रहा है और उनके घरों में जो है वो फाकों पर उतर आए हैं, क्योंकि वो रोज़ाना की उजरत पर काम करते हो और अब अड्डे और ये सारी चीज़ें जो बंद होने की वजह से, इस पहिया जाम हड़ताल की वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो मकैनिक वगैरह है उनको भी वो भी शदीद मुतासर हो रहे हैं और उनका काम भी शदीद मुतासर हो रहा है, क्योंकि जितनी भी मालबरदार गाड़ियाँ हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर कड़ी है। तो इस वजह से जो मकैनिक हजरात हैं उनको वो भी काफ़ी मुतासर हो रहे हैं और वो भी काफ़ी गिले और शिकवे और फरियाद कर रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ जो आम शहरी है वो भी काफ़ी मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि अशिया खुर्दनोश और दीगर सामान की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद है। तो जो मुनाफाखोर है उन्होंने मुनाफाखोरी भी ज़्यादा कर दी है और अब अशिया खुर्दनोश की किल्लत के साथ साथ उनकी कीमतें काफ़ी है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ में जो डेली वेजर्स हैं, जो मजदूरी वाले हैं, वो परेशान है क्योंकि ज़ाहिर है उनको काम नहीं मिल रहा, मजदूरी नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया नवाब शेर अनवर खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चलें जी, इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मलिक खुदाबख्श साहब। थैंक यू सो मच खुदाबख्श साहब ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों ने 15 अगस्त की सुबह 6 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने की डेडलाइन दी है। मुझे ज़रा ये बताइएगा, ऑलरेडी ज़ाहिर है इस वक्त गुड ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एक तरीके से हम डेडलॉक देख रहे हैं मुज़ाकरात में, दूसरे आपकी जानिब से भी। पहले ही बताइएगा आपकी हुकूमत से बेसिक डिमांड्स क्या हैं, मुतालबात क्या हैं? जी खुदाबख्श साहब, चले हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आई गेस हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही, लेकिन साइम आप सही कह रहे थे और नवाब शेर भी जो हमें सूरत हाल बता रहे थे कि जो मज़दूर तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासर है, जिसे रोज़ाना की बुनियाद पे कमा के अपने घर ले जाना होता है।
तो हम चाहते हैं कि चीज़ें स्पीड अप हो, मामला पता चले कि आखिर गुड ट्रांसपोर्टर्स और मुतालबात जो हैं उनके हुकूमत उस पर क्या लाहेअमल रखती है और कहाँ पर डेडलॉक है। अब अगर पेट्रोलियम डीलर्स ऐसा करेंगे तो फिर कहाँ पर जाएगा? बिल्कुल, फिर कहाँ बात जाएगी। और साथ साथ आप देखें कि गाड़ियाँ पोर्ट्स पे खड़ी हुई हैं, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रही, बहुत सी अशिया ज़रूरी हैं जिनकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रही। तो मुल्क मज़ीद ये सिचुएशन बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। ये अगर ये चीज़ प्रोलॉन्ग होती है तो इतनी सख्त नहीं है कि हम लोग ये चीज़ बेयर कर सकें। तो और इसमें अगर प्लस इसके ऊपर अगर पेट्रोलियम डीलर्स भी साथ में अगर कर देंगे तो चीज़ें बहुत वर्स हो जाएंगी। तो अब बात कर लेते हैं, मलिक खुदा बख्श साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। हमें बताइएगा, आप लोग 15 अगस्त सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान किया है। वैसे क्या मुतालबात हैं, क्यों पेट्रोल पंप्स बंद करेंगे? चलें, मलिक साहब की हम ऑडियो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और दिस सेगमेंट इज जस्ट डेडिकेटेड टू द यूथ के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और नौजवानों का आलमी दिन पाकिस्तान में मना रहे हैं हम, देखें दुनिया भर में मना रहे हैं। हमारी जो आबादी है ना, उसका 64% जो हिस्सा है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनकी उम्र 18 से लेकर आई गेस 30 साल तक 30 साल तक है। हाँ। तो अंडर 30 जो हैं वो लोग इस मुल्क के अंदर 64% हैं, जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। और फिर ये हम आपको रिपोर्ट ये भी करते थे किस तरीके से हमारे नौजवान जो हैं वो फ्रीलांसिंग करके या डिजिटल मीडिया के ऊपर काम करके रेमिटेंसेस तो ला रहे हैं। हालिया बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 6.3% है, जिनमें ज़्यादा तादाद 15 से 45 साल की उम्र के अफराद की है। नाकिस निज़ाम तालीम, महदूद वसाइल, तालीमी निसाब का जदीद दौर से हम आहंग ना होना नौजवान नस्ल में बेरोज़गारी में इजाफे का सबब बन रहे हैं। और वसाइल की कमी, फिर उसके बाद मसाइल, इस सब के बावजूद पाकिस्तानी नौजवान ना सिर्फ पुरअज़्म दिखाई देते हैं बल्कि तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी और खेलों के मैदानों में नुमाया पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो एक तरफ हम ब्रेन ड्रेन की बात तो करते ही हैं, बट दूसरी तरफ फिर रेमिटेंसेस भी आ रहे हैं, फिर फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, फिर एआई से हम आहंग भी कर रहे हैं अपने आप को, फाइवर पे लेकिन आप इस सारे सिनेरियो में, जैसे आपकी अगर बात करूँ, फिट इन समझते हैं अपने आप को? टेक्नोलॉजी आ गई है, सब कुछ आ गया है। हम तो एक एनालॉग पीरियड से होते होते डिजिटलाइज दौर में आए ना, मिलेनियल्स की बात कर रहे हैं। थिंग्स हैव बिकम अ बिट ईजियर फॉर अस, अर्निंग जो है वो आसान हो गई है, बट देन अगेन चैलेंजेस जो है वो और बढ़ गए हैं इस इकॉनमी के अंदर। अब अगर किसी नौजवान, हमें जो है अपने पेरेंट्स से ज़्यादा 10 टाइम ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है एक घर बनाने के लिए, जो कि उन्होंने आज से 50 साल पहले बनाया था। हमें आज के वक्त में वो घर बनाने के लिए 100 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। दो के अर्निंग के मीन्स आसान हो गए हैं, लेकिन मईशत उतनी ही डिक्रीज़ हो गई है, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं हमारे लिए। और समटाइम जो साइड हसल है ना, अब इसका कल्चर पाकिस्तान में आ गया है। वरना तो एक क्या होता था, एक आपकी जॉब होती थी 9 to 5, उससे आप सैलरी उठाते थे और वो आप अपने घर पे बजट पे खर्च कर देते थे। बट ये जो साइड हसल आ गई है, इस बारे में जो नौजवान हैं ये बड़े क्यूरियस भी हमें नज़र आते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हमें फ्रीलांसर्स की हम बात कर लें, हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बात कर लें, अच्छा काम कर रहे हैं, बट हमें इन्हें मज़ीद मौके देने होंगे, मज़ीद अपॉर्चुनिटी देनी होंगी। और इनकी हमें थोड़ी बातें जो हमें ना ज़रा नए नए वर्ड्स लगते हैं, कभी ये डेलुलू वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, कभी ये बैडी वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो पूछ लेना चाहिए भाई इसका मतलब क्या है। बिल्कुल जी। और बजाय इसके कि इनको आप लोग एलियनेट कर दें ये कह के कि जेंजीज हैं, ये लेज़ी हैं, ये हैं, ये वो हैं, इनको काम नहीं करना आता, ये बदतमीज़ हैं, ये बिल्कुल जो है वो अच्छे से कॉर्पोरेट्स में नहीं काम कर सकते, उनको इंक्लूड करने की कोशिश करें, बजाय ऐसे कि उनको एलिनिएट कर दें और उनको कहें कि आप भाई आप इस सोसाइटी का हमारा पार्टी नहीं है। दिस वोंट मेक थिंग्स ईजियर। आई थिंक कि हमें उनके साथ कोलैबोरेट करके चलना चाहिए। अच्छा, दे आर वेरी वोक, इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, सेंसिटिव इश्यूज़ को समझते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं। तो हमें भी इन चीज़ों को समझना चाहिए और को एग्जिस्टेंस ही बेहतरीन रास्ता होती है। कुछ हम इनसे सीखें, कुछ ये हमसे सीखें, थोड़ा सा तामुल सीख लें। 20s में और 30s में ही सब कुछ नहीं मिल जाता। ज़िंदगी ज़रा कहते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता ही आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। बिल्कुल अग्रीड। और जनाब, पाकिस्तानी नौजवान बाहिम्मत भी हैं, बासलाहियत भी हैं और जज्बा हो तो दुनिया के किसी भी मैदान में अपना लोहा
मनवाने का हुनर भी रखते हैं। मसाइल और महदूद मौक़े अपनी जगह हैं, लेकिन इस सब के बावजूद कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मसाइल हैं, मईशत डिक्लाइनिंग है, टैक्सेस का बोझ है, हम अपना रास्ता ख़ुद बना रहे हैं। और आलमी यौम नौजवान पर पाकिस्तानी नौजवान क्या सोचते हैं, उनके क्या मुतालबात हैं, वो क्या कहते हैं, आपको ज़रा सुनवाते हैं। अगर उसने पाकिस्तान की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन करना है तो सबसे पहले तो वो अपने कैरियर पे फोकस करे, अपनी एजुकेशन, अच्छी जो एजुकेशन अपने बेस पे, अपने बलबूते पे ले सकता है, अपने घर वालों के बलबूते पे। अदरवाइज़ गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं देना। मेरा नौजवानों से यही है कि वो मेहनत करें ताकि इसमें हमारे मुल्क की और हमारी कौम की तरक्की हो। जो भी इक़्तिदार में जो लोग हैं सियासतदान, वो नई सोच के नहीं हैं। आप यंग सोच को मौका देंगे तब उसकी जो यंग सोच की है ना वो ऊपर आएगी और वो आपको खुद पता चल जाएगी कि यंग नौजवान की क्या सोच है और वो क्या चाहता है। महंगाई इतनी हुई है, क्या बंदा यहाँ से मुल्क छोड़ के हम तो बाहर जाने की सोचते हैं कि बाहर जाके कुछ करें। जब तक इस मुल्क के हुक्मरान हमारे नौजवानों को सही एजुकेशन नहीं देंगे तो वो तरक्की नहीं कर सकता। अगर हमारे को गवर्नमेंट यहीं भी जॉब्स वगैरह दे दे, अच्छी तरक्की याफ्ता काम हमारे पढ़े लिखे जो नौजवानों को यहीं भी मुल्क के अंदर ही तरक्याती काम वगैरह ये सब कुछ मिल जाए ना, तो हम बाहर जाने लाजिम ही नहीं समझेंगे। अच्छा, कितने % यूथ है हमारे मुल्क में? 64 ना? हाँ। उसमें से 50% तो बैडी हंटिंग में लगे हुए हैं, जेंजीज। तो वर्ल्ड यूथ डे पे मेरा ये पैगाम है सारे जेंजीज के लिए कि आप लोगों का ना ज़रा थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये अपना फोकस जो है उसको ज़रा आप सीधा करें, दुरुस्त करें, काम पे, पढ़ाई पे ध्यान दें ताकि मुल्क का नाम आप लोग रोशन कर सकें। दिस इज कमिंग फ्रॉम अ बैडी हिमसेल्फ। तो ये आपको मशवरा दे रहे हैं, इस पर आप अमल दरामद करें, यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे और हमारे नौजवान जो है भाई बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ें। अच्छा, मैं एक स्टोरी की तरफ आगे बढ़ना चाहती हूँ। लाहौर का ये वाक़या है, ये भी बड़ा हौलनाक है। हम जो कराची की रज़ा अमीर की केस की बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, यहाँ पर भी एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी आई है जिससे बहुत सारे सवाल हमारे सामने हैं। लाहौर का थाना है टाउनशिप, इस थाने की हिरासत में 2 ख़वातीन थी। इनकी अब रिपोर्ट सामने आई है। इब्तदाई रिपोर्ट में दोनों ख़वातीन पर तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले, लेकिन फेफड़ों पर स्याह धब्बे और दिल में खून के लोथड़े पाए गए, ये रिपोर्ट बता रही है। और मौत की हतमी वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। मज़ीद तहकीकात के नमूने टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए हैं। ताज़ा सूरत हाल क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे बाबर ख़ान से। बाबर, बताइएगा ये मुअम्मा हल हो सका है अभी तक कि नहीं? लाहौर टाउनशिप थाने की कस्टडी में 2 ख़वातीन की मौत होती है और अब ये बताया जा रहा है कि उन पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले, लेकिन दिल और फेफड़ों पर स्याह धब्बे मिले रिपोर्ट में। देखें जी, 4 अगस्त को ये वाक़या हुआ था। टाउनशिप थाना में 2 जो ख़वातीन हैं वो पुलिस की हिरासत में जाँ बाग थी। अभी तक मम्मा इसका हल नहीं हुआ। कल CCP लाहौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मम्मा को हल करने की कोशिश की। मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बताया कि दिल और जो फेफड़े हैं वहाँ पर काले धब्बे मिले हैं, लेकिन तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। अब जो नमूने और अज़ा हैं वो मज़ीद टेस्ट के लिए भेज दिए हैं। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की असल वजह सामने नहीं आ सकी कि हतमी वजह क्या है, क्योंकि पहले जब इसे गिरफ़्तार किया गया था दोनों को, तो उस वक़्त जो लवाकिन का ये इल्ज़ाम है कि पुलिस उन्हें कह रही थी कि कहो कि इन्होंने ड्रग की हुई थी नशे में, लेकिन जो CCTV फुटेज आई है मौके से उसमें ये बिल्कुल हशाश पिशाश हैं, कोई नशे की हालत में नज़र नहीं आ रही। और उसके बाद इनको थाना लेके गए हैं, 1.5 किलोमीटर के फासले पर थाना है। तकरीबन 2.5 घंटे बाद FIR दर्ज की गई। अब हैरान कुन बात यह है कि दोनों की इकट्ठे मौत वाक़या हुई है कि उन्होंने क्या ऐसा नशा किया था कि दोनों की मौत का टाइम एक ही मुकर्रर था कि दोनों ने एक ही टाइम पे मरना है। उसके अलावा जो वर्षा है, वर्षा का ये कहना है कि हमें धमकाया गया है कि डेड बॉडी जो है जल्दी से ले जाओ और जाके रात की तारीखी में दफना दो। क्या पुलिस को दबाव था कि रात की तारीखी में पुलिस की कस्टडी में उसे पाकपतन दफनाया गया? ताहम अभी तक ये वाज़िया नहीं हो सका कि इनकी मौत की असल वजूहत क्या हैं। ताहम पुलिस जो है बचाना चाह रही है, यही कहना चाह रही है कि इनकी मौत ड्रग की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि कौन सा ड्रग की उन्होंने इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से इनकी यकदम इकट्ठे मौत वाक़या हो गई। क्या कोई जहरीली चीज़ ऐसी खाई थी कि एकदम से उनकी मौत वाक़या हो गई? पुलिस हिरासत में कितने दिन रही और क्यों थी ये पुलिस हिरासत में बाबर?
देखें जी, पुलिस हिरासत में ये रही हैं एक दिन। पुलिस का ये कहना था कि इनको रंगे हाथों जो इलाके के लोग हैं डी ब्लॉक के, उन्होंने इनको पकड़ा, ये जेवरात और नकदी उनसे इन्होंने हत्याई थी। लेकिन जब हमारी जो मदई है इसका, जिसकी वाइफ से ये हत्याया गया था सारा सामान, उससे बात हुई है। उसने कहा हमें ज़बरदस्ती मुझे मदई बनाया गया, मैं मदई नहीं बनना चाहता था, लेकिन पुलिस ने मुझे थाना बुलाया, थाना बुला के पुलिस ने मुझे मदई बनाया। इनको पुलिस ले आई थाने इस इल्ज़ाम में कि इन्होंने चोरी की है। थाना लाकर जो फुटेज सामने आई है उसमें कोई लेडीज़ पुलिस नज़र नहीं आ रही। इनसे महरर जो है वो तफ्तीश कर रहा है और इनसे इनके बयानात ले रहा है, लेकिन लेडीज़ पुलिस को नहीं बुलाया गया। इनकी जब तबीयत ख़राब हुई है, कहा यह गया क्या कि हम इनको लिटन रोड थाना लेके जा रहे थे। लिटन रोड थाना पुलिस जो ख़वातीन की हवालात है वहाँ पे है, वहाँ लेके जा रहे थे। इनकी तबीयत ख़राब हुई, इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ ये रिसीव डेड हुई। अब एक दिन यहाँ पे बात रही बताएं है बाबर, कहाँ पे टाउनशिप थाना, कहाँ पे लिटन रोड थाना, वजह क्या थी लिटन रोड थाने जाने की? वहाँ से ख़वातीन पुलिस एहलकार टाउनशिप थाने क्यों नहीं आ सकती थी? दूसरा, टाउनशिप थाने के SHO का क्या मौक़िफ़ सामने आया, उससे कोई बात हुई है आपकी? देखिए जी, SHO का मौक़िफ़ क्या सामने आना है, जो आला अफसरान है वही अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। उससे तो मना किया गया कि तुमने नहीं बोलना, आला अफसरान जो हैं वो मौक़िफ़ दे रहे हैं। और जो टाउनशिप इसलिए लेके जा रहे थे, वहाँ पर ख़वातीन की हवालात है। अच्छा, उस वक्त तो आप हवालात में लेके जा रहे हैं, लेकिन जिस वक्त उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया उस वक्त तो लेडीज़ पुलिस को नहीं बुलाया गया। लेडीज़ पुलिस को बुलाते, उनकी कस्टडी में उनसे बयान लेते, फिर उनको थाना मुंतकिल किया जाता। लेकिन पुलिस को कोई जो थाना है को बॉदर नहीं कर रहा कि अगर 2 अमवात हुई हैं उनके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। उनका ये कहना है इस केस में क्या कोई मजीद हतमी रिपोर्ट भी आएगी, किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी? बुरसा कोई अब केस इस हवाले से आगे लेकर चलना चाह रहे हैं, किस तरह तफ्तीश होगी सारी सूरत हाल की? देखिए जी, वुरसा तो केस को आगे लेके चलना चाह रहे हैं। वुरसा का यही इल्ज़ाम है कि उनकी जो बच्ची हैं वो तशद्दुद से जाँ बाक हुई हैं। गो मेडिकल रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद सामने नहीं आया, लेकिन वो चाह रहे हैं कि इनकी इंक्वायरी हो। उनका यही कहना है कि आगे भी ऐसे केसेस होते हैं, पुलिस फौरी तौर पे दफ़ा के तहत 164 के तहत ना मुकदमा दर्ज करती है। अगर ना साबित हो तो उसको छोड़ देती हैं, लेकिन पुलिस ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। एक तो वुरसा का कहना था कि ये लगता है कि CCD का यानी कि किरदार अदा कर रहे हैं कि लेडीज़ को भी मारने का ये नया तरीका अपना लिया। ठीक है बाबर, आपने बड़ी अच्छी सी बातें समझा दी। और लम्हा फिक्रिया है पंजाब के थानों में क्या चल रहा है इस वक्त। कहीं पे किसी थाने में माजूर बच्ची के साथ ज्यादती की जा रही है, किसी में थाने में 2 ख़वातीन की मौत हो जाती है। आला हुकाम जो है वो इसके ऊपर स्क्रूटनाइज करें और होश के नाखून लें। इट्स टाइम टू वेक अप। चलें जी, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। और आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी तक आपको ईरान अमेरिका जंग के बारे में कोई अपडेट्स क्यों नहीं दी। वो इसलिए नहीं दी क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि सुबह 9 बजे हम आपको ऐसी बातें बताएं। हम 10 बजे का इंतजार कर रहे थे। हम 10 बजे का इंतजार करते ताकि लोगों की नींद जो है वो फुली वो अवेक हो जाए। उसके बाद फिर हम आपको समझाएं कि चल क्या रहा है ईरान अमेरिका के दरमियान। अमेरिका और ईरान के दरमियान जनाब माहिदे के लिए पाकिस्तान और दोस्त मुल्क मुतहरिक हैं, मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि खित्ते में एक मरतबा फिर अमन कायम हो जाए। अब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो ये कहते हैं कि अमेरिका और ईरान माहिदे के करीब हैं। ब्लूमबर्ग न्यूज़ से गुफ्तगू वो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान देर पा अमन खित्ते के मफाद में है और हालिया दिनों में होने वाली पेशरफ्त इस बात का इशारा दे रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात अमन माहिदे की जानिब बढ़ रहे हैं। अच्छा, साथ ही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की है। मुलाकात में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान पाकिस्तान के गहरे तारीख़ी और सकाफ़ती रवाबित और ताल्लुकात की कीमती बुनियाद है। दोनों ममालिक में सियासी, तिजारती, सिक्योरिटी ताउन है जिसको हमें मज़ीद एक्सपेंड करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा ईरान और पाकिस्तान ताल्लुकात मुस्तहकम और अटूट हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा कि पुख्ता अज़्म है हमारा और कि हम इसे मज़ीद आगे लेके बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने ईरान में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची मनसब से मुलाकात की जिसमें 2 तरफ़ा अमूर और ज़ाहिर ख़ित्ते की जो सूरत हाल है और ये जो अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात का प्रोसेस है इस पर तफसीली बातचीत हुई है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं ये जान लें अब आप लोग। वो कह रहे हैं कि ईरान के पैसों को हम कंट्रोल करते हैं, मतलब ईरान के पैसों को अमेरिका कंट्रोल करता है और वो कहते हैं कि मैं उनका बैंकर हूँ।
डोनाल्ड जी दैट्स व्हाट ही सेड, क्योंकि अब जाहिर सी बात है वो मुंजमद असास से और वो सैंक्शंस, तो वो उस तनाजुर में कह रहे थे कि मैं ईरान का बैंकर हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हुकाम को बहुत चालाक करार देते हुए कहा कि वो किसी बात पर इत्तफाक करते हैं लेकिन मीडिया के सामने मुकर जाते हैं। ये तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी कहा जा सकता है। आप भी तो यही करते हैं ना डोनाल्ड आप ट्रंप। मुकरते क्या हैं, आप तो पूरा यू टर्न मार के आते हैं, ऊपर से पूरी चुरंगी घूम के वापस आ जाते हैं। ईरानी हुकाम बहुत बेईमान लोग हैं, उनकी करेंसी की भी कोई कदर नहीं रही और अपने फौजियों को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। तो भाई जब आपने उन पे इतने सैंक्शन सालों से लगाए हुए, डेकेड से लगाए हुए हैं, तिजारत उन्हें आप करने नहीं देते, उसके बाद आप कह रहे हैं तनख्वाह नहीं दे पा। आपको बताएं कि सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रजाई क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं अमेरिका मुसल्लत करदा जंग खत्म करे, मुंजमद असाल से बहाल करे, लबनान समेत पूरे खत्े में जंग बंदी की जाए। जब तक अमेरिका ईरान की शराइत ये तस्लीम नहीं करेगा, आबनाए हरमुज़ नहीं खोली जाएगी और अमेरिका खलीज फारिस, आबनाए हरमुज़ और बहरा ओमान में अदम तहफ़्फ़ुज़ का सबब बना हुआ। अच्छा, अब एक जो इस पूरी इक्वेशन के अंदर बड़ी सेंसिटिव एक डायनामिक है वो ये हूतीज़ की बनी हुई है, जो कि बाबल मंदब को ब्लॉक करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और वहाँ से गुजरते जहाज़ों के ऊपर हमला कर रहे हैं। फिर वो सऊदी में भी हमला करते हैं। अब हुआ क्या है कि हौसी बागियों ने बाबल मंदब में तिजारती जहाज़ पर हमला किया, जिसके नतीजे में हमले में शामिल 2 पाकिस्तानी शहीद हुए और 1 इंडोनेशियन शहरी भी जाँ बहक हुआ। अब खबर एजेंसी रॉयटर्स ये बताता है कि तिजारती जहाज़ की मिल्कियत के बारे में नहीं बताया। रॉयटर्स के मुताबिक ख्याल किया जाता है कि बुहरा अहमर में कार्गो जहाज़ को निशाना बनाया गया और अमले के बाकी अरकान की सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। चले इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा, माहिर उमूर कौमी सलामती। थैंक यू सो मच कमर चीमा साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो वज़ीर दिफा के उस इंटरव्यू की बात करेंगे जो उन्होंने ब्लूमबर्ग को दिया और ज़ाहिर से हमें आइडिया हुआ कि जो दोस्त ममालिक हैं वो अमन की तरफ, अमन की बहाली की तरफ कोशिशें कर रहे हैं, मुआहदा जल्द होने का इम्कान जाहिर किया है। आप बता सकते हैं कि ज़ाहिर पाकिस्तान ने तो बड़ी कोशिशें की हैं पहले दिन से और अब तक भी हमारी कोशिशें जारी हैं। वज़ीर दाखिला की मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट कल हुई है। क्या मामलात इतने हौसला अफजा हैं कि इन्हें कहा जा सकता है कि बहुत जल्द हमें कोई अच्छी खबर मिलेगी? बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो 2 चीज़ें हैं, या तो डिटेरेंस अमेरिका इस प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर पाता और रोक पाता और जो करना चाहता था, हासिल करना चाहता था, कर सका। नहीं, वो तो नहीं हुआ। तो अब डायलॉग एंड इंगेजमेंट है। अब डायलॉग एंड इंगेजमेंट के अंदर फिर चैलेंजेस आते हैं कि अमेरिका जिसका मकसद ये था कि आपने मिलिट्री मीन्स यूज़ किए, वो नहीं चले, तो अब बातों से चीज़ें तो हल कितनी जल्दी होंगी ये तो वक्त ही बताएगा। और अगर किसी कंक्लूजन पे पहुंच भी जाते हैं तो बड़ा मुश्किल सा नज़र आता है। तो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है, मुझे लगता है कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट इस तरह है कि पाकिस्तान तो आपको पता है शुरू से बड़ा किरदार अदा कर रहा है। अभी भी मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ होती हैं कि क्या कोई उम्मीद पाकिस्तान के अंदर से ही ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए, कोई लीडरशिप जो है वो ईरान को कन्विंस कर पाए, अमेरिका को टेबल पे दोबारा बिठा पाए। तो बहुत कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों ममालिक के बड़े हाई स्टेक्स हैं। अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस एट स्टेक है। ईरान एक रीजनली एक मजबूत मुल्क के तौर पर सामने आया है जिसने जंग की कीमत भी चुकाई है और वो समझता है कि अब उसके पास मौका है कि वो अपने आप को असर्ट भी कर सके। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हैं। तो देखना ये है कि ये इंगेजमेंट के ज़रिए ही और टेबल पे बैठ के ही नताइज हासिल किए जा सकते हैं। और मेरा ख्याल है ईरानी अथॉरिटीज़ इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन शायद वो ज़्यादा वो समझते हैं कि हम टेबल पे ज़्यादा चीज़ें तब जाके हासिल कर सकते हैं अगर हम थोड़ी सख्त पोजीशन लेंगे। मेरा ख्याल है ये सोच वहाँ पे प्रिवेल कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो हौसियों वाली सिचुएशन है बाबल मंदब में, ये थोड़ी अब ज़रा ना शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और ये चीज़ों को फ्रजाइल कर देती है। आपको लगता है कि अब जो जिस तरह से हौसियों की सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हुई हुई है, एक तो ये कि ईरान क्या इनको कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये आप जानना चाहूँगा। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं ये जो हौसी सिचुएशन है ये अब पीस मेकिंग को भी अफेक्ट करती नज़र आ रही है आपको? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये जो हौसीज़ वाली सिचुएशन है ये प्रॉब्लम होगी। और देखिए कब तक ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये चीज़ों को डिक्टेट करेंगे। और ये मेरा ख्याल है कि ईरान जो है उसके ऊपर जब भी हौसीज़ एक्टिव होते हैं तो बहुत सारे जितने भी रीजनल प्लेयर्स हैं ममालिक का उनका फोकस ईरान पे चला जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक ब्रॉडर इंगेजमेंट करनी चाहिए हौसीज़ के साथ भी। और ये भी देखना पड़ेगा
कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या फ्यूचर है। क्या ये आइंदा जो ममालिक हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स के ज़रिए ऑपरेट करेंगे या स्टेट डायरेक्ट ऑपरेट करेगी। तो हौसीज़ भी देखें, उनके ख़िलाफ़ अगर आप ताकत का इस्तेमाल भी करें, उनके पास एक पूरी की पूरी एक स्टेट मशीनरी है, स्टेट है जिसको वो चला रहे हैं, निज़ाम है उनके पास भी पूरे का पूरा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। बहरहाल नज़र तो ये आ रहा है कि वो चीज़ों को डिसरप्ट ज़्यादा कर सकते हैं, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है या अमेरिका जो है वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखते कि चीज़ों को सिंगल हैंडेडली मैनेज कर सकें। तो मेरा ख़्याल है कि ईरान एक प्रेशर ये भी बढ़ा रहा है कि ये जो उनके रेजिस्टेंस नेटवर्क्स हैं इनको भी जो है वो पोजीशन में कहीं ना कहीं खड़ा किया जाए, ताकि अपनी जो स्टेट कैपेसिटी और रेजिस्टेंस नेटवर्क का जो इम्प्रेशन है उसके ज़रिए से बताया जा सके कि वो कितना लंबा खेल सकते हैं और वो कितना लंबा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं खित्ते के मुस्तकबिल। तो चीमा साहब, ये बतौर स्ट्रैटेजी तो इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, वॉर टाइम में इनकी ज़रूरत हो सकती है, लेकिन आपके ख़्याल में ये जो मुआहदा होने जा रहा है या होगा इन फ्यूचर, क्या ये भी डिस्कशन में आ सकता है कि नॉन स्टेट जो एक्टर्स हैं उनको कंट्रोल में रखा जाए या उनको एज ए स्ट्रैटेजी यूज़ ना किया जाए? आपके ख़्याल में ये चीज़ भी ऑन टेबल हो सकती है? बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि ये इस चीज़ के ऊपर भी मेरा ख़्याल है मुस्लिम ममालिक के अंदर एक कन्वर्सेशन होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे ये जो एक ट्राइलैटरल मिलिट्री अलायंस बना है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का, देखें इसका भी एक फोकस ये हो सकता है कि एक तो नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो एक डिसरप्टिव फोर्स हैं, दूसरा उनको इस्तेमाल करना एज ए यूज़ ऑफ फोर्स, मैं समझता हूँ उसके ऊपर भी ज़ारी बात है एक लॉन्ग टर्म ऑफ कन्वर्सेशन होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम दुनिया जो है उसके बारे में ज़्यादा ये जो तासुर पिछले 20-25 साल में यही गया है कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स के ज़रिए ऑपरेट करते हैं। स्टेट्स उतनी ताकत नहीं रखती, तो फिर वो इन नॉन स्टेट एक्टर्स का सहारा लेते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए, तो जिससे एक फ्रिक्शन जो है वो पैदा होती है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर भी एक लार्जर कन्वर्सेशन हो सकती है, लेकिन थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है चीज़ें सेटल करना, क्योंकि इस वक्त तो ईरान ये समझता है कि वो फ्यूचर जो है उसको लिखना चाहिए मिडल ईस्ट का, स्टेट ऑफ हार्मोस का, और एक नया जो मिडल ईस्ट का फ्रेमवर्क डेवलप होगा उसमें ईरान की से होगी। बाकी ममालिक ज़ाहिर बात है उसको रेजिस्ट करेंगे, अमेरिका का भी उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जो फ्यूचर ऑफ प्रॉक्सीज़ है मैं समझता हूँ इसके ऊपर ज़रूर डिस्कशन होनी चाहिए और ममालिक को डिस्करेज किया जाना चाहिए। ये मुस्लिम वैल्यूज़ में नहीं आता, या इसको मेरा ख्याल है इसके ऊपर एक लार्जर बहस ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इशारा दिया कि अमन माहिदा बहुत करीब है, पाकिस्तान भरपूर कोशिशें कर रहा है, कतर मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है, और जल्द ही ईरान और अमेरिका एक MOU के ऊपर साइन करेंगे और उनमें मफाहमत हो जाएगी, किन निकात पे इस वक्त बात चल रही है? और आपको लगता है कि अभी भी कोई स्टिकिंग पॉइंट है? जिस तरह लास्ट टाइम तो बहुत मेजर स्टिकिंग पॉइंट्स थे, जिसमें लेबनान था, जिसमें आबना हुर्मुज़ था। इस वक्त यस, आबना हुर्मुज़ इज़ समवॉट अ स्टिकिंग पॉइंट, बट वो उतना शदीद नहीं है जितना वो लास्ट टाइम उसके ऊपर एम्फेसिस किया जा रहा था। देखिए, मुझे लगता है कि ज़ाहिर बात है ईरान ये समझता है कि स्टेट ऑफ हार्मोज़ ही उसकी असल ताकत है, और अमेरिका पिछले 6 माह से जब से ये जंग शुरू हुआ है ऑलमोस्ट, और दुनिया का कोई मुल्क और कोई इत्तेहादी मिल के भी ये मेक श्योर नहीं कर सकते कि स्टेट ऑफ हार्मोज़ खोल सकते हैं तो वो यही उनके पास मौका है, और वो इसको ज़ाहिर बात है टूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और ज़ाहिर बात है वो समझते हैं कि उन्होंने एक जंग की कीमत जो है वो अदा की है। तो लार्जली कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जिससे ये पता चल सके। सो ईरान अपना पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा कि उसकी मर्ज़ी से जो वाटरवे हैं, जो वो जिन वाटरवेज़ पे वो चाहेगा वहीं से जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक गुजरे। अमेरिका की, जैसे मैंने कहा है कि उसकी सुपर पावर स्टेटस क्वेश्चन मार्क है कि अगर ईरान से पूछ के चलती है इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक और मिडल ईस्टर्न ममालिक को वहाँ से ईरान से पूछ के गुजरना पड़ेगा,
तो अमेरिका की मिलिट्री बेसिस और इतनी बड़ी जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मिडल ईस्ट में खड़ा हुआ था, उसका क्या मुस्तकबिल है या उसने क्या करना है फिर, और जो सिक्योरिटी गारंटीज़ अमेरिका इस हवाले से देता था उसका क्या करना होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि रीजनल ममालिक इंगेजमेंट चाहते हैं, अमेरिका भी इंगेजमेंट चाहता है, लेकिन थ्रू डिटेरेंस और थ्रू यूज़ ऑफ वो अपनी थ्रू पावर वो चाहता तो है, लेकिन उसकी भी ज़ाहिर बात है लिमिटेशंस हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर ईरान अपनी पोजीशन जो है वो इन्फोर्स करने में कामयाब हो जाता है कि उसकी मर्ज़ी से इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक चलेगी, तो ये फॉरएवर मिडल ईस्ट का फ्यूचर जो है इससे बदल जाएगा और अमेरिका की एज ए सुपर पावर या ग्रेट पावर जो यूटिलिटी है इस खित्ते के अंदर, उसके ऊपर भी एक लार्जर कन्वर्सेशन जो कि शुरू हो चुकी है वो भी किसी न किसी कंक्लूजन तक पहुंचेगी। करेक्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, एनालिसिस से हमें एनलाइटन किया। तो जनाब मज़ीद अब क्या सिचुएशन होगी, हम वी होप एंड वी रियली प्रे कि अब ये मुज़ाकरात हो जाएं, ये मुआहिदा हो जाए और ये वॉर एपिसोड जो है ये रैप अप हो। और मुझे लगता है एट दिस पॉइंट दोनों फरीक जो है वो जान छुड़वाना चाह रहे हैं अब इस वॉर से। हाँ, अब ज़ाहिर है कितना ये मामला आगे ड्रैग होगा, लेकिन ये है कि कोई ना कोई एक डोनाल्ड ट्रम्प ये चाहते हैं, कोई ओबामा की तर्ज पे वो भी एक अचीवमेंट चाहते हैं कि मुआहिदा हो और जिसको फिर वो बताएं कि देखिए जी वॉर ट्रॉफी की आई थिंक उन्हें इस वक्त ज़रूरत है। पहले तो वो जंग जीतने की सूरत में ट्रॉफी थी, फिर वो कहते ना वो मामला ज़रा सा समझ आ गया कि नहीं अमेरिका जीत सकता, तो फिर उन्होंने कहा जी हमारा अपर हैंड होना चाहिए। अब वो ये चाह रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए, हमें एक पेपर, सादा पेपर, उस पर कोई मुज़ाकरात की लकीरें खींच दो और साइन कर दो। चलें जी, मूविंग फॉरवर्ड, अब आपको ज़रा हमें जिस सेहत आमा से मुतालिक हम आपको ज़रा अपडेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी एक इंटेंस खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खबर भी क्या स्टोरी है ये, और वो ये है कि हम बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करते हैं डेली लाइफ के अंदर, ख़ास तौर पर जब हम तंबाकू नोशी कर रहे होते हैं। हम सोसाइटी का ना एक ये अलमिया कह सकते हैं, अब एक ये रिचुअल बन गया कि पब्लिक प्लेसेस पे बिला खौफ व ख़तर कुछ सोचे समझे बगैर हम सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं। ये देखे बगैर के साथ में बच्चे हैं या पब्लिक पार्क्स के अंदर या रेस्टोरेंट्स के बाहर, अब तो बहुत से रेस्टोरेंट्स में स्मोकिंग एरियाज़ बना दिए हैं, फैमिलीज़ बैठी हैं, ख़वातीन बैठी हुई हैं, नहीं हम सोचते। अब होता क्या है कि आप तो सिगरेट पी रहे हैं, वो आपके फेफड़ों को तो डैमेज कर रहा है, लेकिन साथ साथ पैसिव स्मोकिंग भी हो रही है उन लोगों के लिए जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, वो बेचारे पैसिव स्मोकर्स बन जाते हैं भाई। और पैसिव स्मोकिंग जो है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक है। yes. वो आपकी कहते हैं ना ज़िंदगी के लिए खतरा है। और ज़ाहिर है हम कहते हैं ना, यानी अगर किसी ने सिगरेट जलाई, उसका धुआं किसी साथ बैठे बच्चे, शरीके हयात, वालिदैन, दोस्त, साथी, वो भी उनकी सांस के ज़रिए वो भी उसे इनहेल कर रहे हैं, उनके जिस्म में जा रहा है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान में सेकंड हैंड स्मोक यानी कि पैसिव स्मोकिंग, दूसरों के छोड़े हुए तंबाकू के धुएं से तकरीबन 33,524 बात हुई, जबकि 34.3% जो बालिग अफराद है बिला वास्ता तंबाकू के धुएं की जद में आए। आलमी इदारा सेहत बताता है कि दुनिया भर में हर साल 16 लाख से ज़्यादा अफराद सिगरेट नोशी कह लें, तंबाकू नोशी कह लें, इसके जो पैसिव स्मोकर हैं उसके बाइस वो कबल अस वक्त मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ये लम्हा फ़िक्र है। अच्छा, मैंने एक कल्चर ये भी देखा है कि लोग कहते हैं जी आपको मसला है ना हमारी सिगरेट पीने से, आप उठ के बाहर चले जाएं। नहीं, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप जाएं बाहर और डेजिग्नेटेड एरिया पे जाकर स्मोकिंग करें। अगर आप गुफ्तगू कर लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी डॉक्टर फैसल असद साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सेकंड हैंड स्मोक या जिसे हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, आखिर जिस्म के लिए कितना ख़तरनाक है, और अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ और आप मेरे साथ बैठे हैं तो आपको वो धुआं किस तरह से इफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल सही बात है सदफ और साइम, आप लोगों ने जो इंट्रो में कह दिया। पहले हम देख लेते हैं सिगरेट करती क्या है पीने वाले के साथ, वही ज़ाहिर है उसने दूसरे के साथ भी करना है। इस सिगरेट में 70 के करीब ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, जो कैंसर कर सकते हैं। राइट। ये फेफड़ों की वो बीमारी करती है जिसमें सांस लेने की जो नालियाँ होती हैं उनमें मुस्तकिल दायमी सोजिश हो जाती है, जो नाकाबिले इलाज बीमारी है। सिर्फ लंग का, फेफड़ों का सरतानी नहीं, फेफड़ों का कैंसर नहीं, जिस्म का कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है जिसके कैंसर की वजूहात में सिगरेट ना शामिल की जाती है। सिर्फ यही नहीं, सिगरेट मेजर रिस्पेक्टर है फालिज का, सिगरेट मेजर रिस्पेक्टर है दिल की बीमारियों का। मैं आवाम के लिए बताऊं, जब हम मेजर रिस्पेक्टर कहते हैं इसका मतलब है इसे किसी और रिस्पेक्टर की ज़रूरत नहीं है ये बीमारियां कराने के लिए। अच्छा। अगर कोई सिगरेट पीता है तो काफ़ी है कि उसको दिल का दौरा पड़ सकता है, उसको फालिज हो सकता है, शरियानियों की बीमारी, जी हाँ, जितना पिएगा ज़ाहिर है, शरियानियों की बीमारी तो उसके पाँव कट सकते हैं, उसके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, लंग का कैंसर और सारे कैंसर। ये पीने वाले के साथ हो रहा है। ये एक फ़ैसला कर रहा है कि जी मैंने सिगरेट पीनी है। जो बराबर में बैठा है, ये इसके घर वाला कोई हो
ये इसके दोस्त हों, ये कोई अवामी कोई जगह है जहाँ पर ये पी रहा हो, साथ में कोई खड़ा है बैठा है, ये धुआं जब ये खारिज करता है तो वो सारे अवामिल इस धुएं के ज़रिए दूसरे की सांस तक पहुँचते हैं और वो भी ऐसे ही बन जाता है जैसे बैठा हुआ वो भी सिगरेट पी रहा हो। तो ये सारी बीमारी जो हमने गिनी है सिगरेट पीने से, वो सारी बीमारियों का ख़तरा एक ऐसे शख्स को हो जाता है जिसने ये फैसला भी नहीं किया कि वो सिगरेट पिएगा। और ये साइंस बता रही है हमें, जैसे आपने डाटा बताया इंटरनेशनली, पाकिस्तान में जो डाटा आता है हमारे पास, वो जितना भी मुस्तनद है, 15 से 22 हज़ार अमवात हर साल सिर्फ लंग कैंसर से हो रही हैं, अमवात। और जो नए केसेस सामने आते हैं वो हज़ारों में इसके अलावा हैं। ये उन बीमारियों के अलावा है जो हार्ट अटैक है, ये उन बीमारियों के अलावा है जो फालिज है, ये उन बीमारियों के अलावा है जो फेफड़ों की दूसरी बीमारियां, यानी कि वो आपके फेफड़ों की सेहत को भी कमज़ोर कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि एकदम से फालिज का अटैक हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए, लेकिन वो डिटोरिएट कर रहा है आपकी हेल्थ को। ये क्या होता है, भले सिगरेट पीने वाला खुद हो या पैसिव स्मोकर से ओवर द टाइम बीमारी होती है। इनको तकरीबन 15 से 20 साल का एक्सपोजर चाहिए होता है। ध्यान में रखिए कि आमतौर पर सिगरेट कब शुरू की जाती है, जब उम्र टीन एज में 17-18 साल की उम्र में, शौक में शुरू होती है। मैं एक और भी पॉइंट पे चल रहा हूँ इस पर। और जब तक ये शख्स 40-42 साल का होता है और 20 साल गुजर चुके होते हैं सिगरेट पीते हुए, इसी तरह पैसिव स्मोकर्स, तो ये वक्त होता है कि जब इसने ज़िंदगी भरपूर गुजारनी थी लेकिन अभी बीमारी के नरगे में चला जाता है और कैंसर के जो इम्कानात हैं वो कई गुना, 30 से 40 गुना ज़्यादा रिस्क है लंग कैंसर का, फेफड़ों की बीमारी को सिगरेट पी रहा है। और 20 से 25 गुना ज़्यादा है वो जो सिर्फ बराबर में बैठा है, जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसका ये फैसला भी नहीं है कि उसे तंबाकू नोशी करनी है कि नहीं करनी। एक और चैलेंज मैं आपको बताऊं, पैसिव स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग, कुछ चीज़ें ऐसी माशरे में पेश की जा रही हैं इस प्रोग्राम की तवज्जो से ये निकी फैल जाए, जिसको निकोटीन पाउच आपने शायद नाम सुना हो। बिल्कुल, ये स्कूल के बच्चों की दस्तरस में है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों की दस्तरस में है। आप कहीं चाय पीने जाएं, किसी कैफे में जाएं, वो ऐसे पेश कर रहे हैं इसको जैसे खाने के ख़िताम पे कोई स्वीट डिश पेश की जाती है, एडवर्टाइजिंग हो रही है, हाईली एडिक्टिव, पेश किया जाता था, हाईली एडिक्टिव। अच्छा, जब निकोटीन से आप एडिक्ट हो जाते हैं तो आपका थ्रेशोल्ड कम हो जाता है कि और भी कोई निकोटीन प्रोडक्ट आसानी से आप ले लेते हैं। बिल्कुल, जब ये नहीं मिलेगा क्योंकि ज़रा फैशनेबल चीज़ है तो आपको पता है आप एडिक्ट हो गए। सिगरेट में भी पाई जाता है, लाओ मुझे सिगरेट दे दो, बस एक सिगरेट पीने की जरूरत होती है। इसी तरह हर एडिक्टिव चीज़ एक के बाद दूसरे पे ले जाने का बाइस बन जाती है। तो ये भी पब्लिक सर्विस मैसेज है जो एक और मैं चाहता हूँ आप नुक्ते के ऊपर ज़रा रोशनी डालें। बॉयज़ ख़ास तौर पर जब ये 17-18 साल की उम्र में होते हैं, उसमें ये होता है कि वो एक तो उन पर पीयर प्रेशर आ जाता है कि 4 लड़के 4 दोस्त अगर कहीं पे सिगरेट पी रहे हैं तो आपको भी पीना ही पीना है, वरना आप कूल नहीं लगोगे, आप अनकूल हो जाओगे या आप उस गैदरिंग का हिस्सा नहीं बन पाओगे। आप किसी बच्चे ने अगर 10-12 साल सिगरेट पिया है और लेटर इन मतलब 27-28 साल की उम्र में सोचता है कि अब उसने सिगरेट क्विट कर दिया है, जो इफेक्ट उसके लंग्स को हुआ है, जिसमें कहते हैं कि धब्बे पड़ जाते हैं ब्राउन या ब्लैक कलर के, लंग्स स्पंज हैं, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं सारे कार्सिनोजेंस। उसके बाद लेटर इन लाइफ वो अपने लंग्स को डिटॉक्स कर सकता है, उसकी लंग्स की सेहत बेहतर हो सकती है, या फिर वो अब डैमेज जो हुआ हो गया। अच्छा, इस पर बहुत डाटा हमारे पास साइंटिफिक मौजूद है। वो ये है कि ये क्यों 20 साल लग जाते हैं सिगरेट पीना शुरू की 17-18 साल की उम्र में, ये बीमारी 40 साल के बाद ज़ाहिर क्यों होती है? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने लंग में बहुत बड़ा रिजर्व रखा हुआ है। अच्छा, अगर हम लंग फील्ड को फैलाएं तो फुटबॉल फील्ड के बराबर में, अगर हम पूरे लंग्स को फैला दें अपने, अच्छा। ये अल्लाह ताला की सन्नाई है, यहाँ पर अंदाज़ा करें। जब 40% डैमेज हो जाता है लंग सेल्स को तो बीमारी ज़ाहिर होती है। लगभग 20 साल लग जाते हैं पीते 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 और एक्सपोज होते होते। उसके बाद क्या होता है कि जितना डैमेज हो चुका वो तो रिवर्स नहीं होता, लेकिन अगर हम छोड़ दें इस सिगरेट को, साइंस ये बता रही है कि अगर किसी ने पीना भी शुरू की और उसने 30 और 40 साल के दरमियान में सिगरेट पीना छोड़ दी, बहुत अच्छी खबर है ये, तो ऐसी ज़िंदगी वो गुजार सकता है जैसे कि उसको कोई नुकसान ना हुआ हो, क्योंकि रिजर्व इतना बड़ा है, सेल रिकवर होना शुरू वो बाकी सेल इतना काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर ये एक्सपोजर मुस्तकिल बढ़ता चला जाए, ये डैमेज आगे बढ़ता चला जाए, तो फिर वो वक्त आता है कि बीमारी रिवर्सिबल है। जो आखिरी के साल होते हैं ज़िंदगी, अल्लाह जानता है कितनी ज़िंदगी किसको दी है उसने, वो बहुत ही मिजरी में गुजरते हैं। वो आप मैंने दुनिया देखी है इस शोबे के अंदर, अपने घर वाले ऐसे लोगों के पास बैठने से इनकार कर देते हैं। अपने घर के लोग बच्चों को कहते हैं इनके पास मत जाओ, दादा के पास मत जाओ, दादी की, जो भी पी रहा है, क्योंकि इनसे बीमारी लग जाएगी। ये डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इनकी ज़िंदगी बहुत ही लो क्वालिटी की हो जाती है, ना चल सकते हैं ना बढ़ सकते हैं आगे। फिर वही बात कि खुद तो इन्होंने फैसला किया था, जब पैसिव स्मोकर्स को ये सब कुछ हो जाता है, एक ना करदा गुनाह के वो शिकार होते हैं, अंदाजा करें कितनी बड़ी फिर जाती है। एंड व्हाट अबाउट द कल्चर? हमारे यहाँ थोड़ा लोगों में एथिकल सेंस, सिविक सेंस उस तरह से नहीं है, या हम बॉदर नहीं करते। वो जो जिस हवाला देते हैं ना, गैदरिंग होती है, भाई बड़ा समझते हैं कि हम तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और जाके वो एक विंडो को ओपन कर देंगे, कहेंगे जी हम यहाँ खड़े होकर पी लेते हैं।
मगर रूम वही है, वहाँ पे बाकी लोग भी बैठे हैं, तो स्टिल वो इफेक्ट करता है। बिल्कुल सर, देखिए कौन कौन स्टेक होल्डर्स है। बच्चा स्कूल बाद में जाता है, पहले अपने घर में होता है, तरबियत उसकी घर से होनी है, माँ बाप ने रोल मॉडलिंग करनी है, उन्होंने छोड़नी है। अगर वो वाकई समझते हैं कि बच्चों को बचाना है, इससे घर से तरबियत होनी है, स्कूलों में मुहिम चलाएं, आपके प्रोग्राम के जरिए मुहिम चल रही है। कोई ज़िंदगी का सेगमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर इस इशू को एड्रेस ना होना चाहिए। देख लें कि मैं आपको बताऊं, मैं प्रैक्टिसिंग पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, हमारे पास लंग कैंसर स्टेज 4 में आते हैं मेजॉरिटी, कोई इलाज ही नहीं हो सकता। हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो स्ट्रक्चर है, जब हम उसको कैसे बचाएं, इससे बचाव का एक ही तरीका है कि इसको पीने से रुका जाए। अवेयरनेस घर से शुरू की जाए, घर अपना हिस्सा डालें, तरबियत में डालें, स्कूल में असातिज़ा अपना हिस्सा डालें, असातिज़ा पाबंद हो जाएं कि वो कभी तंबाकू नोशी नहीं करेंगे, बच्चों को अवेयर करेंगे, माशरे में जगह जगह इसकी अवेयरनेस फैलाई जाए, सोशल मीडिया, आपका मीडिया, तब जाकर तो ये थम सकता है। बताया जाए कि जिसको आप कूल समझ रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जिसको आप एक फैशन की चीज़ समझ रहे हैं, तो वेपिंग है, हमारे पास शीशा पॉड्स आ गए हैं, पॉड्स आ गए हैं, ये जितनी भी शक्लें हैं, ये कोई कूलनेस नहीं है, इसमें कोई काबिलियत नहीं है, इसमें कोई अच्छाई नहीं है, ये सरासर बर्बादी है। मैं आपको बताऊं, आपके तबस्सुस से जब खुदा न खास्ता कोई बीमार होता है इस तरह, तो ये माशरा जिसकी आप बात कर रही हैं, ये सबसे पहले उनके नंबर हटाता है अपने फ़ोन पे, ये बंदा कारआमद नहीं रहा, उसको जॉब से हटाया जाता है, उसकी कोई ज़िंदगी बाकी नहीं रहती। मुहिम चलाई जाए कि हम घरों में करेंगे, हम स्कूलों में करेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम्स करेंगे, हम वर्क प्लेस पर बताएंगे, CV लेते हुए हम आपको जॉब जब देते हैं, दुनिया ने किया है कि जब आप कहें कि आप स्मोकिंग नहीं करते, यहाँ तक ले जाना पड़ेगा। फिर हमें बैन लगाने पड़ेंगे। पाकिस्तान में बैन है कि अंडर 18 को सिगरेट नहीं बेची जानी चाहिए। आप मुझे बताएं कि कैसा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताएं, हमारे यहाँ थोड़ा सा ये भी मुगालता है कि जी मुझे बहुत स्ट्रेस है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, तब मैंने स्मोकिंग शुरू की। अब जब तक मैं ना सिगरेट पीऊँ तो मुझे एंजाइटी और स्ट्रेस और टेंशन होता है। इसका कोई टेंशन स्ट्रेस कम करने से ताल्लुक है सिगरेट नोशी का? इसमें वो सिगरेट है, वो शीशा वेपिंग है, वो ये पॉड्स हैं, ये निकोटीन पाउचेज हैं, इनमें जो एडिक्टिव एलिमेंट है वो है निकोटीन। हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो निकोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं। उनको ये नहीं पता कि इस निकोटीन के साथ 70 कार्सिनोजेंस भी बॉडी में जा रहे हैं। इसका अगर कोई इफेक्ट है भी किसी भी दर्जे में, हम हमेशा जिंदगी कैसे गुजारते हैं। मैं गाड़ी तेज चला तो लूँ, फिर नतीजा क्या क्या निकल सकता है। ऑफ कोर्स इसी तरह मैं ये चीज़ कर तो लूँ, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसके नताइज क्या भुगतने पड़ेंगे। अगर मामूली से स्ट्रेस में मान लेते हैं फ़र्क आता भी, एक तो ये ज़्यादातर कोई साइंटिफिकली प्रूवन बात नहीं है। निकोटीन के अपने इफेक्ट्स हैं मौजूद, उससे इलेशन तो मिलती है, उससे फोकस तो बढ़ता है, लेकिन किस कीमत पर कि जिस्म का कोई ऑर्गन सही ना रहे, आप कैंसर का, दिल की बीमारियों का, फालिज का शिकार हो जाएं, वो फिर किस काम की वो चीज़ आएगी आपके। तो हमें हमेशा एक बाशऊर शख्स को, एक बाशऊर माशरे को देखना होता है। किसी भी चीज़ के फ़ायदे के हासिल होते हैं, वो किस हद तक है, नुकसानात कितने पहाड़ों के बराबर उसके हैं। तो किसी तरह भी ये बात मुनासिब नहीं है इसको इस तरह समझना, इस तरह इसको डील करना कि हमें कोई मामूली फ़ायदा हो जाएगा और इतने बड़े बड़े हम खतरात बोलने इसके जरिए। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे से हमें समझाया। और जो आप स्ट्रेस वाली बात कर रही हैं, ये तो देखिए ड्रग अब्यूज़ भी जब होती है, ओडी कर लेते हैं लोग, तो उसके बाद भी फिर यही बताया जाता है कि हमें स्ट्रेस था। तो स्ट्रेस को क्योर करने के बहुत से ऑप्शंस हैं, उसका प्रॉपर इलाज है। उसका हरगिज़ ये इलाज नहीं कि आप अपनी हेल्थ के साथ खेलें और आप तंबाकू नोशी शुरू कर दें या आप यू स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स। ये कोई सोल्यूशन नहीं है ना, सोल्यूशन ये नहीं है। दूसरे देखें, आप जितने सेहतमंद रहेंगे ना, अच्छे लोगों को भी ये भी है कि देखिए मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, 15 साल से कर रहा हूँ, 20 साल से, यहाँ बता रहे ओवर द टाइम आपके जो 40s के बाद और 50s के बाद जो लाइफ होगी ना, वो आपकी क्वालिटी लाइफ नहीं होगी। तो आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है कि आज से जो आपकी आदतें होंगी वो 10 साल बाद आपको पे बैक करेंगी। और ख़ास तौर पे जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आप उनका भी ख्याल कर लें, अपने बच्चों का, अपनी शरीक हयात का, अपने घर में बुजुर्ग वालिदैन का। क्या मेरी स्मोकिंग से वो लोग मुतासर होंगे, क्या पता किसकी इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो ये चीज़ें हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और सबसे पहले अपना ख्याल रखेंगे तो ही दूसरे का ख्याल रख सकेंगे। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। चलें जी, ज़रा बात कर लेते हैं सियासत के हवाले से कि आखिर सियासी मंजरनामा इस वक्त क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करेंगे। आपको पता है कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने 27 सितंबर की कॉल दी हुई है इस्लामाबाद के लिए, लेकिन उससे पहले पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे इशूज़ सामने आ रहे हैं जो कि
हमें कुछ और ही बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर डिवाइड भी नज़र आ रही है, पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा भी नज़र आ रही है और यहाँ पर बड़े इल्ज़ामात हैं। सो वाज़ेह इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानात ही नहीं, इल्ज़ामात जो हैं माली इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का एक मुबैना ऑडियो लीक सामने आया है जिस पर मिशाल यूसुफजई को उन्होंने जवाब दिया है और जवाब में ज़ाहिर है जिस तरह वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, पैसों के कुछ मामलात हैं या इंस्ट्रक्शंस के हवाले से हैं, वो कहते हैं जी गलाजत को हर तरफ गलाजत ही नज़र आती है, भरपूर तरीके से इसका जवाब दूंगा, मैं सियासत में पैसे कमाने नहीं आया, और भी उन्होंने इस तरह के अल्फाज अदा किए। अब शानदाना गुलजार साहिबा भी तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उन्होंने सलमान अकरम राजा के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है और कहा ये कहना दुरुस्त नहीं है कि पार्लियामेंटेरियंस फंड्स नहीं दे रहे, अमेरिका से सियासी कैदियों के लिए आया हुआ 50 करोड़ कहाँ गया, अली अमीन गंडापुर ने जो 40 करोड़ रुपए दिए वो कहाँ गया। गलत बात कह रहे हैं सलमान साहब, 50,000 नहीं दे रहे पार्लियामेंटेरियन। इन सेनेटर्स ने, मैं 2 सेनेटर से आपको नाम दूंगी जिन्होंने मेरे पास इलेक्शन के पैसे नहीं थे, सेनेटर मोहसिन अजीज और सेनेटर स्वाति साहब। उनको जब पता चला, क्योंकि मैं तो तब नई जेल से निकली थी, और उन्होंने मेरे इलेक्शन में कंट्रीब्यूट किया। अगर मैं आपको बताऊं कि जो कैदियों का पैसा अमेरिका से आया 50 करोड़, वो किसने खाया, फिर कौन उसका जवाब देगा? अगर मैंने बताया कि जो एलिमीन ने 40 करोड़ दिया वो पैसा कौन खा गया, तो फिर किसी के मुंह पे कुछ नहीं रहेगा। देखें, ये इत्तेफाक का वक्त है, खान की रिहाई का वक्त है। चलें जी, फिर बात कर लेते हैं इसी हवाले से। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, PTI ने 27 सितंबर को तहरीक का, एहतजाज का, लॉन्ग मार्च का, जो भी कह लें उसका ऐलान किया हुआ है। सुहेल आफरीदी साहब भी कहते हैं कि 20 लाख बंदा लेके इस्लामाबाद आ रहा हूँ, और दूसरी तरफ PTI में इटसेल्फ डिवीजन नज़र आ रही है। सलमान अकरम राजा और शानदाना साहिबा और मिशाल साहिबा आपस में अजीबो गरीब ज़बान भी इस्तेमाल हो रही है, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं 40-40, 50-50 करोड़ के। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक इल्ज़ामात की बात है वो तो पार्टी इस पर पूछ गछ कर लेगी। सलमान अकरम राजा साहब खुद सेक्रेटरी जनरल हैं, काबिल इज़्ज़त शख्सियत हैं, अच्छे वकील रहे हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो इस तरह खुल्लम खुला उन पर इल्ज़ामात लगाना ये मेरे ख्याल से कोई इतना अच्छी बात नहीं है। इख्तिलाफात होते हैं, हर पार्टी के अंदर होते हैं। आपको पता है कि जब पार्टियां बड़ी होती हैं, फिर लीडर जेल में होता है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जहाँ तक तहरीक की बात है, जो सुहेल अफरीदी साहब ने जो तहरीक का ऐलान, उस पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसलिए कि लोग जो है वो खुद निकल रहे हैं। तो लोग जो है ना वो इतने ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं लीडरशिप को कि ये कहना कि जी लीडरशिप में इख्तिलाफात है, इस पर कोई असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना पंजाब में पड़ेगा, ना कहीं और पड़ेगा। ये बस थोड़ा सा मीडिया भी उसको उछाल रहा है और ये तासुब देने की कोशिश हो रही है। अपने पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं, आप कह रहे हैं मीडिया उछाल रहा है। शौकत यूसुफजई साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा, वैसे आपके इल्म में है कि जो कैदी हैं उनके लिए 50 करोड़ रुपया अमेरिका से आया, या कमोबेश इसी किस्म की कोई रकम आई थी कैदियों के लिए? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। और जो अक्सर देखे ना, इस तरह हो जाता है, जब गुस्से में होता है ना, कोई लड़ाई शड़ाई हो जाती है, तो फिर वो इल्जामात लग जाते हैं। कोई 50 रुपए की इल्जाम थोड़ी, तो 50 करोड़ की बात हो रही है ना, इल्जाम भी तो देखें। देखें, इंशाल्लाह ताला ये पार्टी है, डिसिप्लिन पार्टी है, कोई ऐसी वो नहीं है। ये इसको मजाक ना समझा जाए। इंशाल्लाह ताला इसकी बाकायदा तहकीकात होगी। अच्छा, ये एक चीज़ और भी उन्होंने कही, शानदाना साहिबा ने, वो कहती हैं अली अमीन गंडापुर ने जो 40 करोड़ रुपए दिए वो कहाँ गए, तो उसका तो आपको 40 करोड़ का तो 40 करोड़ का मुझे इल्म नहीं, लेकिन कम से कम जो लोग जेलों में थे उनके रहाई के लिए जो अक्सर पैसों की ज़रूरत पड़ जाती थी, तो अली अमीन साहब बिल्कुल उसकी वो करते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो किसी के जेबों में जा रहा था। ये देखें, इस तरह के इल्ज़ामात मैं इस पर कोई जवाब इसलिए नहीं देना चाहता हूँ कि उस शानदाना गुलजार साहिबा मेरी बड़ी बहन की तरह है और मशाल है। अब देखें, गुस्से में आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है, अब सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर ये चीज़ें डालना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। एक पार्टी है, किसी के ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के अकाउंट में डाल रहे हैं पैसे या इस तरह। ये एक पूरा एक पार्टी का वो प्रोसेस होता है। इस तरह थोड़ी होता है कि अमेरिका से पैसे आया और सऊदी अरब से आया या कहीं से आए वो किसी के अकाउंट में चले गए, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये पार्टी के लिए, इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब अपने इंटरव्यू में कह रहे थे जी हम पार्टी अपना पैसा खुद लगाएगी सारे एहतजाज पर, और हम गवर्नमेंट का यानी KP हुकूमत का कोई पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे।
देखिए उसी के लिए कमेटी बन रही है, और ये जो 27 सितंबर दिया गया है ना, जिसमें जाहिर है इसमें लॉजिस्टिक, इसमें बहुत सारी चीज़ें और आती हैं। पहले जो हमने एहतजाज किए हैं उस हवाले से भी उस पर पूरा वो हो रहा है कि जी पहले हमसे कोई कोताही हुई है, कमी हुई है, या हुकूमत का रवैया क्या था, अब हुकूमत का रवैया क्या हो सकता है, उन सारी चीज़ों की तैयारियां हो रही हैं। और बाकायदा तौर पे ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्टी खुद इसको वो करेगी, चंदे करेगी, जो भी है अपने जो हमारे MPs हैं, MNAs हैं, या हमारे हम पार्टी अहदेदार हैं, वो सब अपनी कंट्रीब्यूशन करेंगे। और हमारे पास ऐसे वर्कर्स भी हैं जो वो भी कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार हैं। तो उस वो तो इंशाल्लाह ताला, मैंने जैसे कहा कि हर चीज़ के लिए कमेटियाँ बन रही हैं, पंजाब के लिए भी बन रही है, सिंध के लिए भी बन रही है। हम चाहते हैं कि हर जगह जाएं, अपने आवाज़ पहुंचाएं। और इमरान खान पंजाब के लिए में कौन लीड करेगा आपके इस प्रोटेस्ट को? क्योंकि अक्सर बेशतर गिला शिकवा यही रहता है जी, KP से लोग आ जाते हैं, पंजाब के वर्कर को आप लोग नहीं निकाल पाते हैं, वो खुद ही व्हाट्स हमें उस पर नज़र आ रहे होते हैं, एक्स पर, ट्विटर पर, मगर मैदान में नज़र नहीं आते आपके रहनुमा, आपके MNA, आपके MPs। देखिए वो इसलिए नज़र नहीं आते हैं कि वो इंडिविजुअल आते हैं, क्योंकि लीडरशिप तो सारी जेलों में है। आप मुझे बताएं ना, पंजाब की कौन सी लीडरशिप बाहर है? शामुद कुरैशी साहब से लेके चीमा साहब, एजाज चौधरी साहब, वो दूसरे हमारे जो हैं, वो कोई भी तो बाहर नहीं है ना। लीडरशिप तो यही होती है। अब लीडरशिप नहीं है, जाहिर है लोग गाड़ियों में आते हैं, लेकिन ये कहना कि पंजाब नहीं आता है बिल्कुल गलत है। हमने अपने जलसों में देखा है, पंजाब से बड़े लोग निकलते हैं और आते हैं, लेकिन इंडिविजुअली आते हैं। हमाद अजहर साहब नहीं नजर आते वैसे। देखिए हमाद अजहर साहब आते हैं, और देखिए हम जो जो इस वक्त जो फस्तायत पंजाब के अंदर आपको नजर आ रही है, यानी इतनी फस्तायत में भी लोग निकल रहे हैं ना, चाहे जितने भी निकले। मैं पंजाब के अवाम को, पंजाब के लोगों को सलूट पेश करता हूँ। देखिए अगर वोट पे आया ना, तो आप देख लेंगे इनकी तो जमानतें जब्त हो जाएंगी जो मुखालफिन है। लेकिन जाहिर है, देखिए हम कोई अस्करी तंजीमें तो नहीं है ना कोई अस्करी। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइएगा शौकत साहब, ये भी हमारे सामने बयान आया जिसमें सलमान अकरम राजा ये कहते हैं कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ और उनके खिलाफ साजिश की जा रही। पार्टी में कुछ लोग चाहते हैं कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला रहें। इस बयान पर क्या कहें? नहीं रहें, क्या कहेंगे इस पर आप? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। देखिए जब तक इमरान खान चाहेगा ना, तो सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला होंगे। ये बात गलत है कि कोई भी PTI में कोई बंदा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ। अगर अली अमीन गंडापुर साहब आए थे तो इमरान खान ने कहा था कि आ जाए। जब उनको हटाया गया, वो इमरान खान ने ही हटाया। सुहेल अफरीदी को भी इमरान खान लाए और वही हटा सकते हैं, और किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि कोई वज़ीर आला ला सके और हटा सके। ये मफरूज़ों पर मुश्तमिल बातें हैं। लोग अपने करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आई थिंक मैं जहाँ तक पार्टी को जानता हूँ और 96 से इस पार्टी के साथ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के जो, इसीलिए तो ये लोग खौफज़दा है ना, हुकूमत खौफज़दा है। मुलाकातें बंद की हैं, इमरान खान के इलाज के लिए रसाई नहीं दी जा रही। यही खौफ है इमरान खान का कि ये पूरा पाकिस्तान या पूरी पार्टी जो है वो इमरान खान के एक आवाज़ पे जो है ना वो खड़ी हो जाती है। और वैसे इस वक्त आपकी पार्टी को लीड कौन कर रहा है? सलमान अकरम राजा इस पोजीशन में है, या फिर हम शेख वकास की बात करें, या फिर हम सुहेल आफरीदी साहब की बात करें? कौन है इस वक्त? देखें लीडर आपको पता है बैरिस्टर गौहर हमारे चेयरमैन है। ओह मैं ही नाम तो भूल ही गई थी, बैरिस्टर गौहर सेक्रेटरी जनरल हैं, और इसी तरह सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला हैं। हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी याद है और उनको हवाले हो गई है। इंशाल्लाह इस दफ़ा आप देखेंगे कि ये जो मैंने नाम लिए 3, इसके अलावा जो भी पार्टी का अहदेदार होगा वो इंशाल्लाह। अलीमा खानम साहिबा नहीं लीड कर रही पार्टी के अमूर? नहीं, वो पार्टी को लीड नहीं कर रही है, लेकिन वो इमरान खान की बहन है, उनको ज़्यादा तशवीश है। और वो जो उनकी खिदमात हैं, जो उन्होंने मुख्तसर वक्त में इमरान खान की रहाई के लिए जो खिदमात दी हैं, जो कोशिशें की, आई थिंक कि वो खराज तहसीन पेश करता हूँ। देखिए ना, एक खातून होने के नाते उन्होंने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, आज भी वो खड़ी है अपने मौक़िफ़ के ऊपर, तो वो भी बिल्कुल होगी इंशाल्लाह। तो वैसे आप आज इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी पार्टी के ही अहदेदारों से ये मुतालबा करेंगे कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं शंदाना साहिबा की जानिब से, या फिर मिशाल यूसुफजई साहिबा जो बात कह रही है, इन पर एक बाकायदा कमेटी बने और खुलकर इस पर इंक्वायरी और तहकीकात हों?
देखिए, आई थिंक इमरान खान साहब अक्सर कहते थे कि आप अगर कोई भी बात करनी है तो इसके लिए एक फोरम है, आप उस पर बात ज़रूर करें, लेकिन जो मीडिया पे जाएगा ना उसका फिर पार्टी जिम्मेदारी नहीं लेगी और ना उसको फिर सपोर्ट करेगी। तो आई थिंक ये इल्ज़ामात जो हैं इस ऐसे मौके पर आए हैं तो इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और सलमान अकरम आज़ाद साहब जैसे शख्सियत के ऊपर लगाए गए हैं तो वो खुद ही सेक्रेटरी जनरल है, वो खुद ही तहकीकाती कमेटी बना लें या बैरिस्टर गौर साहब बना ले। आई थिंक ये देखें ये चीज़ें गलत हैं कि कोई भी आए मीडिया पे कोई कुछ भी कह दे, ये ज़्यादती है। आपने कुछ कहना है, पार्टी के चेयरमैन मौजूद है, उसको लेटर लिखें ताकि एक प्रॉपर तरीके से आए ना। मीडिया पे आने का क्या मकसद है? मेरी बहनें, मैं तो शानदारा गुजार की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और वो बड़ी ब्रिलियंट है और अपनी बात बड़े उसके बहादुराना तरीके से करती है, लेकिन इस तरह की जो बातें होती हैं ना इससे तो पार्टी को नुकसान होता है। तो ये उन्होंने जो बात की है इसके क्या उनके पास कोई सबूत हैं? तो सबूत हैं तो ये तो कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं है ना कि इस पर खामोशी इख्तियार कर ली जाए। फिर सलमान अकरम साहब शरीफ नफ्स इंसान है और वो ज़्यादा सियासत में नहीं रहे हैं, तो आई थिंक कि अगर उन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाए तो पार्टी को चाहिए कि वो ज़रूर इस पर तहकीकात कराएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी के रहनुमाओं के बयानात हैं, इल्ज़ामात हैं, उस हवाले से वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आज़ादी का महीना है और हम सब बड़े जोश खरोश के साथ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितने दिन रह गए? 2 दिन रह गए, मतलब कल का दिन है और परसों है 14 अगस्त। जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आ रही है, शहरियों ने यौम आज़ादी पाकिस्तान मनाने की तैयारियाँ भी तेज़ कर दी हैं। झंडे, झंडियाँ, बाजे, फेस कलर ख़रीदने वालों ने बाज़ारों का रुख कर लिया है। तो लाहौर से अलमास खान हमें लाहौर की सिचुएशन बता रहे हैं, आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। का इनाम है पाकिस्तान और शुक्रिया पाकिस्तान। लाहौर की मशहूर होलसेल मार्केट घनपत रोड पर यौम आज़ादी पाकिस्तान मनाने के लिए शहरी झंडे, झंडियाँ, स्टिकर्स, बाजे और फेस मास्क खरीदने में मशगूल नजर आए। हम सारे एंजॉय कजन वगैरह मिलके करते हैं, एक दूसरे पे पहले हमने कपड़े डाले होते हैं, सारे एक दूसरे कलर लगाते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर वो झंडियाँ लगाते हैं, घर में लाइटिंग वगैरह करते हैं। हम लोगों ने झंडियाँ ली है घर पे लगाने के लिए, बाजे खरीदे हैं, छापे लगाने के लिए मुँह पे खरीदे हैं और हम लोगों ने 14 अगस्त गाजीबाजी का बनानी है। हमने माशाल्लाह सब कुछ खरीदा है, झंडे खरीदे हैं, बाजे खरीदे हैं, कलर, छापे और बेटी के लिए चूड़ियाँ वगैरह भी खरीदी हैं, हेयर केज खरीदा है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, कहते हैं कि अगर वो साहिब हैसियत नहीं तो क्या हुआ, वो मेहनत करके पैसे कमाकर अपने घर की सजावट में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। मैंने अपने मोहल्ले छोटा स्टोर लगाया है, इतनी गुंजाइश नहीं है बड़ा लगाएं और उसका जो प्रॉफिट होगा ना उससे क्या नाम है मैं अपना घर से जाऊंगा। यौम आज़ादी मनाने का जज्बा तो हर पाकिस्तानी में मौजूद है, मगर इस मर्तबा जोशो जज्बे में गैर मामूली इजाफा नजर आता है। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। कुछ कहना चाहते हैं? आपने क्या खरीद लिया अभी तक? मैंने क्या खरीद लिया? मैं कल शॉपिंग पे निकलूंगा इंशाल्लाह। बड़े मज़े के आइटम्स आए हैं, मैं फिर आपको पता 14 अगस्त के प्रोग्राम में हम लेके भी आते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। लाइटों वाले बैच बड़े ज़बरदस्त आए हैं जी इस दफ़ा लाइट्स वाले बैच हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म के उसमें कलर्स हैं, तो मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगा, आपको दिखाएंगे भी। इस वक्त ज़रा आपको हम अभी प्रोग्राम में कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे जनाब ब्रेन ड्रेन का। अब पाकिस्तान में बेहतर मुस्तकबिल और रोज़गार की तलाश में बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ज़ाहिर है फिर मायूस होकर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से नौजवान अब दूसरे ममालिक का रुख कर रहे हैं। सरकारी इदाद-ओ-शुमार हमें ये बता रहे हैं कि साल 2026 के पहले 6 माह यानी जनवरी से जून तक 3,17,436 पाकिस्तानी रोज़गार के लिए बैरून मुल्क गए। अच्छा, बैरून मुल्क जाने वालों में डॉक्टर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, IT माहिरीन हैं, पेट्रोलियम मैकेनिकल इंजीनियर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मुख्तलिफ शोबों के टेक्नीशियंस भी शामिल हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब सबसे पहली चॉइस है, जहाँ रबा साल पहले 6 माह के दौरान 1,83,951 पाकिस्तानी गए रोज़गार के लिए। मुत्तहदा अरब अमारात दूसरे नंबर पर आ, जहाँ पर और कतर तीसरे नंबर पर। चलें जी, फिर आज आपको पता है कि वर्ल्ड यूथ डे भी है और फिर से वही पैगाम है कि फोकस करें काम पे, पढ़ाई पे, बैडीज़ का पीछा छोड़ दें। ढूंढते ढूंढते खुद ही सैडी बन जाएंगे, इसलिए काम पे ध्यान दें। मैं पूछ लेती हूँ बैडी सैडी। अच्छा जी, यहाँ पर इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।